अध्याय 421 वैचारिक रहस्यवादी संहिता। अध्याय 421 वैचारिक रहस्यवादी संहिता। क्या बात है। ताओ यू ने रत्नजड़ित तलवार का खाका अपने सामने पकड़ रखा था और वह गहरे सदमे में था। हालांकि उसके जन्मजात राक्षसी शरीर के कारण उसकी समझ में सुधार हुआ है और उसने अपने जादुई सर्किट की कमी को पूरा करने के लिए दाओ हॉट डेमन सीड काल्पनिक संख्या जादू संस्करण के साथ विलय भी कर लिया है। फिर भी उसने पहले ही वे सभी बुनियादी मंत्र सीख लिए हैं जो रिन तोहसाका और इलिया एक महीने में सीख सकते थे। वे आइंजबन कैसल में गुड़िया कार्यशाला को फिर से शुरू करने की कोशिश भी कर रहे हैं। फिर भी जब उन्हें रत्नजड़ित तलवार का खाका मिला तो वे उस पर बने जटिल पैटर्न को देखकर अचंभित रह गए। साथ ही मुझे ये भी एहसास हुआ कि भले ही यह सिर्फ एक जादुई पोशाक बनाने का तरीका हो और फुयुकी से बाहर निकलने पर इसका प्रभाव कम हो जाएगा, लेकिन समानांतर स्थान की इस अवधारणा के कारण कमी की मात्रा बहुत अधिक नहीं होगी। यदि आप अंततः कोई हथियार बनाने में सफल भी हो जाते हैं तो ये सीमित उपयोग वाला संस्करण हो सकता है, जिसमें अत्यधिक उच्च स्तर की सामग्री की आवश्यकता होगी, भारी लागत आएगी और बहुत समय और प्रयास लगेगा। लेकिन सीमित उपयोग वाले इस संस्करण में भी उसे अपने मन में इसका आभास हो गया था। लेकिन इस जादुई पोशाक के साथ भले ही ये केवल बाहरी बल हो, लाभ संभवतः दाओ हॉट डेमन सीड काल्पनिक संख्या जादू संस्करण के दिव्य रूपांतरण से कम नहीं होगा। मिस्टिक कोड, ये तो हद ही है। भले ही इसके इस्तेमाल की संख्या सीमित हो, लेकिन ऐसा लगता है कि ये एक्सकेलिबर जैसे नोबल फैंटम्स को भी पीछे छोड़ देता है। आखिर ये चीज़ है क्या? अब जबकि ताओ यू की समझ में सुधार हो गया है, वह जितनी बार भी ब्लूप्रिंट्स को देखती है वे उसे उतने ही आकर्षक लगते हैं और वह खुद को उनमें लीन होने से रोक नहीं पाती है। आप इसे वाकई समझते हैं? रिन तोहसाका ने ताओ यू को उस क्षण में पूरी तरह से तल्लीन देखा। उसका चेहरा परमानंद से भरा हुआ था और उसे हार का एहसास हुआ। मूल रूप से इलिया को शिरोएमिया को होली ग्रेल समारोह का साक्षी बनने के लिए ले जाना था, जहां वे ज्वेल स्वॉर्ड को देखेंगे और ब्लूप्रिंट के आधार पर एक नकली स्वॉर्ड बनाएंगे। रिन तोहसाका की जादुई प्रतिभा के बावजूद वह नकली तलवार का व्यक्तिगत रूप से उपयोग करने के बाद ही रत्न तलवार के निर्माण की कुछ बुनियादी समझ हासिल कर पाए। लेकिन अब ताओ यू द्वारा बुनियादी जादुई तकनीकों के ज्ञान और उसकी समझने की प्रतिभा के कारण, यद्यपि उसने तुरंत उनमें महारत हासिल नहीं की है, फिर भी वह उन्हें समझने और आत्मसात करने में सक्षम है। ये बात रिन तोसाका को कुछ अतिशयोक्तिपूर्ण लगती है। शिक्षिका रिन, आप बहुत ही दयालु व्यक्ति हैं। ताओ यू लगातार उसकी तारीफों की बौछार करती रही, लगातार मीठी मीठी बातें करती रही। रिन तोहसाका को ये प्रशंसा बहुत अच्छी लगी और उन्होंने हल्के से आत्मसंतुष्ट अंदाज में गुनगुनाया, तो क्या आप महल में बची हुई कार्यशालाएं चाहते हैं? इलिया ने कुछ जिज्ञासा के साथ कहा कि उसकी कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। वह अपने छोटे भाई के साथ खुशी और शांति से रहने में संतुष्ट थी, भले ही मूल रूप से उसे पवित्र ग्रेल युद्ध में मरना था। यदि उसकी मृत्यु नहीं भी होती है तो भी उसके शरीर के कार्य केवल 1 और वर्ष तक ही बरकरार रह सकते हैं। इलिया की बातें सुनकर ताओ यू कुछ पल के लिए चुप रही, फिर उसने इलिया की ओर देखा। अनजाने में ही उसने एलन के बारे में सोचा, जिसकी मूल शक्ति समाप्त हो चुकी थी, और फिर आह भरकर बोला, मुझे लगता है कि आपको वापस अपने अड्डे पर चले जाना चाहिए, अन्यथा आप आसपास के लोगों को भी फंसा सकते हैं। ट्रेल ब्लेजर्स का स्तर ऊंचा नहीं है, मुझ समेत। ताओ यू के शब्दों से इलिया चौंक गया, लेकिन वह मोटे तौर पर समझ गया कि ताओ यू का क्या मतलब था। अंततः वह लघु ग्रेल भी है। दरअसल मैं शायद इसे सिर्फ 1 और साल तक ही चला सकता हूँ, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अथाह गहराई में अनंत संभावनाएं छिपी हैं। अपनी समस्या को ढूंढना और फिर उसका समाधान करना असंभव नहीं है। ताओ यू ने इलिया की ओर देखा, जब तक कोई जीवित है तब तक आशा बनी रहती है। साकुरा मातो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। ठीक है, तो मैं किले की जिम्मेदारी आपको सौंप देता हूँ। हालांकि उपयुक्त सामग्रियां बहुत कम उपलब्ध हैं और उत्पादन क्षमता भी शायद काफ़ी सीमित है। इलिया ने ताओ यू को किसी बात की याद दिला दी। मुझे पहले ही सबसे बड़े फायदे मिल चुके हैं, ये तो बस बोनस हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादित गुड़िया उतनी अच्छी नहीं हो सकती जितनी कि आप खुद अपने हाथों से बनाते हैं, और यहाँ तक कि दुगु फैन के ज़ोंबी को भी कुछ तरीकों से संशोधित किया जा सकता है। इसके अलावा क्रेस्टवम मदर ने जादू पर निर्भर होकर प्रजनन करना शुरू कर दिया है और अंततः ये ज़ॉम्बी और एलियन ड्रैगन से भर जाएगी। पहले ताओ यू के पास इम्प्रिंटेड वम का कोई उपयुक्त उपयोग नहीं था, लेकिन अब जादू के अपने गहन अध्ययन के साथ वह पूरी तरह से आश्वस्त है कि वह इम्प्रिंटेड वम का उपयोग ज़ॉम्बी और एलियन ड्रैगन के लिए जादुई सर्किट प्रदान करने के लिए कर सकता है, और फिर वह इसे संशोधित कर सकता है और कठपुतलियों के रूप में कुछ अनुष्ठानों में एकीकृत कर सकता है। कम से कम हम परग्रही ड्रैगन की मूल अम्लीय सांस को एक असली ड्रैगन की सांस में बदल सकते हैं। लगभग समय हो गया है। मेरा छोटा भाई नश्वर दुनिया से आने वाला है। मुझे उसे लेने जाना होगा। ताओ यू ने अपनी घड़ी में समय देखा। उसने यहाँ की जादुई विद्या में लगभग महारत हासिल कर ली थी और उसका छोटा भाई कुछ ही दिनों में जागने वाला था, इसलिए उसने आसपास के क्षेत्र में उड़कर जाने और प्रतीक्षा करने की योजना बनाई।
मुझे आश्चर्य है कि वह अंततः किस दुनिया में जाएगा। मैंने पांडा से पहले ही होल्जमैन शील्ड और मेरी घड़ी के समान एक शक्तिशाली संचार उपकरण को सुरक्षित रखने के लिए कहा है। यह उपकरण बेस से लंबी तरंग दैर्ध्य वाले रेडियो सिग्नल आसानी से प्राप्त कर सकता है और 50 किलोमीटर के दायरे में मेरे साथ रेडियो संपर्क स्थापित कर सकता है। इसके अलावा उनके लिए विशेष रूप से एक छोटा लंबी तरंग वाला रेडियो उपकरण तैयार किया गया था जो उच्च शक्ति वाले रेडियो सिग्नल प्रसारित करने में सक्षम था। जब तक पृथ्वी की बाधा बहुत मजबूत नहीं होती, उनका सिग्नल 1000 किलोमीटर के दायरे में प्राप्त किया जा सकता है। ये भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा आसान काम नहीं है। हालांकि दुनिया की इच्छाशक्ति का दायरा अब विस्तृत हो गया है और सैद्धांतिक रूप से यहाँ तक कि पांडोरा भी इसकी सीमा में आ गई है। इसका निर्धारण सीमा पार संचार की लागत से किया जा सकता है। सौभाग्यवश विश्व आमतौर पर ऐसे क्षेत्रों में तैनाती नहीं करता जहां निश्चित मृत्यु हो। ऐसे मामलों में विश्व की वास्तविक तैनाती आमतौर पर आर्दीय ठिकानों जैसे क्षेत्रों में की जाती है। ये वास्तव में अधिक सुविधाजनक होगा। मैं अब अपने अड्डे पर वापस जा रहा हूँ। क्या आप मेरे साथ आना चाहेंगे? आप सभी चुने हुए लोग हैं। आप वहाँ इच्छाशक्ति से प्राणियों को मारकर और भी शक्तिशाली बन सकते हैं। ताओ यू ने सभी को निमंत्रण दिया। मातो साकुरा में भी क्षमता है। उसकी अपनी काल्पनिक संख्या उसके शरीर के भीतर मौजूद होली ग्रेल के टुकड़े से ही आई होगी। इतनी सारी परेशानियों से गुजरने के बाद और ताओ यू द्वारा पहले से दी गई कुछ चेतावनियों के साथ समूह की फिलहाल प्रस्थान करने के बारे में कोई खास राय नहीं थी। भविष्य में वापस न आने की चिंता मत करो। हो सकता है कि भविष्य में फुयुकी पांडोरा के लिए एक रिले स्टेशन बन जाए। कौन जाने, अगर तुम यहाँ इतने मजबूत हो जाओ तो शायद तुम्हें यहाँ आना पड़े। ताओ यू मुस्कुराया। कंपनी मुफ्तखोरों का समर्थन नहीं करती। चुने हुए लोगों को अपने फायदे और लाभ मिलेंगे, लेकिन उन्हें काम तो करना ही होगा। फिर ताओ यू ने दोबारा सूंघा और उसे एक अद्भुत सुगंध महसूस हुई। मुख्य नौकरानी सेरा एक खाने की गाड़ी लेकर आई जिस पर स्वादिष्ट व्यंजन सजे हुए थे। भले ही फुयुकी पतन के कगार पर पहुंच गया था, लेकिन जर्जा आइमजबन महल अभी भी दैनिक उत्सवों का स्थल था। खाना पकाने के कौशल के मामले में यह एंड्रॉयड सेरा वांग गो डैन को भी पीछे छोड़ देती है, जिसके पास खाना पकाने की चिप है। ... गड़गड़ाहट टिल्डा। परमाणु ऊर्जा से चलने वाले जनरेटर से लैस 4 विशाल परिवहन हेलीकॉप्टर फुयुकी शहर की ओर उड़ान भरते हुए अपने रास्ते में आने वाले पौधों को हिलाते हुए आगे बढ़े और उनके प्रोपेलरों की गर्जना तेज और धीमी होती गई। अंततः इसे धीरे धीरे फुयुकी की सीमा रेखा के बाहर उतारा गया। नीचे के जंगल को साफ कर दिया गया था और जमीन पर अभी भी झुलसने के निशान थे। इसे काफी हद तक समतल कर दिया गया था और इस पर कंक्रीट बिछा दिया गया था। जनरेटर सेट को धीरे धीरे अस्थायी कंक्रीट प्लेटफॉर्म पर उतारा गया, जहां एक शहरी क्षेत्र के अग्रणी व्यक्ति ने आरडीए के स्थानीय निवासियों के एक समूह को काम करने का निर्देश दिया। यह विभिन्न लाइनों से जुड़ता है। इंजीनियरिंग की टोपी पहने हुए यांत्रिक संशोधन के अग्रणी व्यक्ति ने अपने रिकॉर्डिंग चिप में मौजूद ब्लूप्रिंट का हवाला देते हुए मौके पर कनेक्शन की स्थिति की पुष्टि करने के लिए सिर हिलाया। उसी क्षण फुयुकी की दिशा से कई आकृतियां प्रकट हुईं। उस उभरती हुई आकृति को देखते ही रोबोट ने तुरंत एक बनावटी मुस्कान बिखेरी और उत्सुकता से उसकी ओर चल पड़ा। अरे, क्या ये मास्टर ताओ हैं? क्या आप आज टहलने निकले हैं या आपको और कुछ चाहिए? रोबोट ने देखा कि ताओ यू ने रिन तोहसाका और अन्य लोगों को सांस लेने वाले मास्क पहनने में मदद की, फिर वह एक नौकर की तरह खड़ा रहा। उनके पास इंजीनियरिंग की ठोस पृष्ठभूमि है और चिप प्रौद्योगिकी से भी उन्हें सहायता मिलती है। वे हाल ही में यहाँ विद्युत प्रणाली के निर्माण पर काम कर रहे हैं। दोनों दुनियाओं के नियमों में कुछ अंतर होने के कारण वर्तमान योजना फुयुकी के बाहर बिजली उपकरण स्थापित करने और फिर केबलों का उपयोग करके उसमें बिजली संचारित करने की है, जिसमें कनेक्शन बिंदुओं को विशेष दीर्घकालिक निश्चित इंटरफेस द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। ठीक उसी तरह जैसे ताओ यू ने पावर हाउस को नष्ट करते समय उपकरण गिरा दिए थे, बिजली व्यवस्था अब लगभग पूरी हो चुकी है। चूंकि भविष्य में फुयुकी को एक ट्रांजिट पॉइंट के रूप में उपयोग करने की योजना है, इसलिए यहाँ की बिजली प्रणाली की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने की योजना है। हाँ, मैं अब वापस जा रहा हूँ। मैं ट्रेया से कहूँगा कि वह और अधिक सुरक्षाकर्मियों को बुलाने की व्यवस्था करे। ताओ यू ने इलाके में गश्त कर रही किसामे स्क्वाड और कागुयायो स्क्वाड पर एक नज़र डाली। उसने अपने छोटे भाई को ढूंढने जाते समय उन्हें मजदूरों के रूप में साथ ले जाने की योजना बनाई। हालांकि अभी भी आसपास आरडीए पावर आर्मर मौजूद हैं, फिर भी एहतियात के तौर पर कुछ उच्च स्तरीय बलों को तैनात करना आवश्यक है। समय समय पर ट्रेया को यहाँ तैनात करने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। पिछली बार आपने जिस चमड़े के कवच और पशु जिगर का अनुरोध किया था, उसके कुछ और टुकड़े मुझे मिल गए हैं। क्या आप चाहेंगे कि मैं उन्हें आपके लिए पैक कर दूं? रोबोट ने संकोचपूर्वक पूछा। इसे लपेट दो, तुम इसे वहां भी खा सकते हो। ताओ यू ने हाथ हिलाकर बात को टाल दिया।
हाल ही में उसने मुख्य दासी सेरा के खाना पकाने के कौशल की बदौलत पांडोरा के इच्छा पूरी करने वाले जीवों से बनी सभी सामग्रियों को चखा था और उनमें से कुछ सबसे स्वादिष्ट सामग्रियों का चयन किया था। जब जरूरत होती है तो वह कड़ी मेहनत करता है, लेकिन जब मौका मिलता है तो वह बिना किसी झिझक के मौज मस्ती भी करता है। मैंने इतना मजबूत बनने के लिए इतनी मेहनत की है, तो थोड़ा आनंद लेने में क्या बुराई है। स्टॉप। अध्याय 420 यथार्थवादी बाधा। अध्याय 420 यथार्थवादी बाधा। क्या आप ठीक हो? ट्रेया ने ताओ यू की ओर देखा, उसका सुंदर चेहरा सतर्कता से भरा हुआ था। इस समय इतने भारी प्रदूषण के बीच क्या आप पागल हो गए हैं? कोई बात नहीं, देखने में बदबूदार लगता है, लेकिन प्रदूषण का स्तर वास्तव में औसत है। दरअसल इसने मुझे प्रदूषण से लड़ने की क्षमता दी है, जो काफ़ी अच्छी बात है। ताओ यू बहुत बकवास करता है। 123 को 321 से गुणा करने पर क्या आता है? थेरेसा ने पूछा, अभी भी कुछ संशय में थी। 39,483, मैंने पहले ही कहा था कि यह कुछ भी नहीं है। ताओ यू अवाक रह गया। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने साफ साफ कहा था कि तुम्हें गणित पसंद नहीं है। थेरेसा अब भी असमंजस में दिख रही थी। कृपया ध्यान दें, ये केवल विशुद्ध कंप्यूटिंग शक्ति है, ये तार्किक सोच का परीक्षण नहीं करती है। ताओ यू ने आंखें घुमाईं, लेकिन फिर वह हैरान रह गई। अपनी नई प्रतिभा हासिल करने के बाद ऐसा लगा कि गणित में उसकी प्रतिभा बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। हो सकता है कि मैं भविष्य में जादू आजमा सकूं, लेकिन अभी मुझे अपनी वर्तमान क्षमताओं को पूरी तरह से समझना और आत्मसात करना होगा। प्रतिभा होना एक बात है, उसे पसंद न करना दूसरी बात, लेकिन ये दोनों परस्पर विरोधी नहीं हैं। न तो बाधा तकनीक और न ही दाओ हृदय का राक्षसी बीज काल्पनिक जादू संस्करण के पास दूसरे देवत्वीकरण के लिए पैसे थे, और उनकी इच्छाशक्ति घटकर सिर्फ 1.2 मिलियन से थोड़ी अधिक रह गई थी, जिससे वे बेहद गरीब हो गए थे। ताओ यू ने भी टेरेसा पर अपनी नज़रें जमानी शुरू कर दीं। मुझे अभी अभी एक नई क्षमता प्राप्त हुई है, क्या मैं आपकी इच्छा शक्ति में से कुछ उधार ले सकता हूँ? आपको कितना उधार लेना पड़ेगा? आपको तो बहुत लाभांश मिलता होगा। ट्रेया ने ताओ यू को कुछ संदेह भरी नज़रों से देखा। व्यक्तिगत कमाई के मामले में ताओ यू उससे कहीं आगे थी, जबकि वह पूरी तरह से अपने परिवार के सहारे जी रही थी। आदर्श रूप से ये 17 मिलियन होना चाहिए, लेकिन अगर यह संभव नहीं है तो 2 मिलियन भी चलेगा। बैरियर टेक्निक के द्वितीय चरण के देवत्वीकरण की लागत 3 मिलियन है, जबकि दाओ हॉट सीड डेमन काल्पनिक संख्या जादू संस्करण की लागत 15 मिलियन है। शेष लगभग 1 मिलियन को जोड़ने पर क्या 17 मिलियन सबसे अच्छा परिणाम नहीं होगा? ये देखकर ट्रेया की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। 17 मिलियन? क्या तुम पागल हो? मेरे पास तो अपनी सारी संपत्ति में भी इतनी नकदी नहीं है। 2 मिलियन तो ज़्यादा मुमकिन होगा। थेरेसा ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। वह कोई धनी युवती नहीं थी जो किसी नव विकसित क्षेत्र के इच्छाशक्ति संसाधनों को नियंत्रित करती हो। ट्रेया अपनी दैनिक आवश्यकताओं का भार स्वयं वहन करती थी, इसलिए यह वास्तव में इतना खर्चीला नहीं था। बोलते बोलते उसने एक चुंबकीय कार्ड निकाला, उसमें डेटा डालना शुरू किया और फिर उसे ताओ यू को सौंपते हुए उसे निर्देश दिए। इसे मुझे लौटाना मत भूलना। चिंता मत करो, मैं इसे ज़रूर चुका दूंगा। तुम्हें मेरी आमदनी तो पता ही है, लेकिन फिर भी आपको 15 मिलियन की कमी का सामना करना पड़ रहा है ना? ट्रेया ने भी ताओ यू को घूर कर देखा। हालांकि उसी समय उसे मिली जुली भावनाएं गंकाई भी महसूस हो रही थीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस व्यक्ति ने आज जो कुछ हासिल किया है वह इसी वजह से है। वे सचमुच अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार हैं। इस समय प्रदूषण का स्तर इतना अधिक था कि अगर मुझे जाकर उसे लाने की अनुमति भी मिल जाती, या अगर मैं खुद से यह कह भी लेता कि मैं प्रदूषण को सहन कर सकता हूं, तब भी मैं उसे अवशोषित करने की हिम्मत नहीं करता। मैं अपनी जान के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, लेकिन इस आदमी ने ऐसा करने की हिम्मत दिखाए। क्या आपको वाकई मौत से डर नहीं लगता? मैं अब इस तरह के जोखिम नहीं उठा सकता, खाई बहुत खतरनाक है। इसी क्षण प्रकाश से घिरे शरीर वाले हाशिरामा सेंजू ताओ यू की ओर बढ़े। गुरुजी, लगता है अब विदा लेने का समय आ गया है। हाँ, आशा है कि जैसा आपने कहा था वैसा ही हो, कि हम किसी दिन फिर मिलेंगे। चून की सेवक के अस्तित्व का मूल आधार ही ताओ यू द्वारा अवशोषित कर लिया गया था, इसलिए हाशिरामा सेंजू स्वाभाविक रूप से वहां लंबे समय तक नहीं रह सकता था। ऐसा निश्चित रूप से होगा। ताओ यू ने विलीन होते हुए हाशिरामा सेंजू को विदाई दी, फिर उसे प्रकाश के कणों में परिवर्तित होते और गायब होते हुए देखा। यह अफसोस की बात है कि अगर मैंने चयन में थोड़ी देर और देरी की होती तो शायद मुझे हाशिरामा सेंजू का विकल्प मिल जाता। हालांकि स्कैथा भी अच्छी लगती है, लेकिन चून की बुलाए गए सेवकों के पास पवित्र ग्रेल की जादुई शक्ति नहीं होती, इसलिए उन्हें अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए अपनी स्वयं की जादुई शक्ति की आवश्यकता होती है। सामान्य समय में उनके लिए आत्माओं के रूप में रहना बेहतर है। एक पवित्र ग्रेल युद्ध को जारी रखने के लिए ग्रेटर ग्रेल को फुयुकिले लाइनों से 60 वर्षों के बराबर जादुई ऊर्जा अवशोषित करनी पड़ती है।
एक सेवक द्वारा की जाने वाली इस दीर्घकालिक जादुई ऊर्जा खपत को एक व्यक्ति के लिए वहन करना काफी कठिन होगा। फिर ताओ यू ने मातो साकुरा को धीरे धीरे जागते हुए देखा, जिसने रिन तोसाका का कोट पहना हुआ था। ट्रेया ने उसे दवा की एक बोतल दी और उसे वापस खींच लिया। ताओ यू मातो साकुरा को खास पसंद नहीं करती थी, दोनों की पहले कभी मुलाकात नहीं हुई थी और ताओ यू पूरी तरह से मूल कृति की अपनी सीमित समझ पर निर्भर थी। हालांकि शिरो और रिन के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन्होंने अंततः मदद करने का फैसला किया। वह चलकर आया और बोला, क्या तुम ठीक हो? मैं पहले खुद को रोक नहीं पाया था। धन्यवाद, वरना मुझे नहीं पता कि मैं क्या कर सकता था। मातो साकुरा ने ताओ यू को देखकर हल्की सी मुस्कान दी और अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। फिर उन्होंने रिन तोसाका और शिरो एमिया से बात की। मुझे खेद है, सीनियर सिस्टर। एमिया, शिरो और तोसाका रिन ने राहत की सांस ली। उन्होंने सोचा था कि जब साकुरा उस हालत में थी तो उसे बचाना नामुमकिन था, लेकिन उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि अंत में उसे बचाया जा सकता है। जब तक कोई व्यक्ति जीवित है, यही सबसे अच्छी बात है। अब समय आ गया है, सच बताने का समय आ गया है। ... अथाह गहराई, पवित्र ग्रेल। कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसा हुआ। ताओ यू की बातें सुनकर रिन तोसाका, शिरो एमिया और इलिया तीनों ही स्तब्ध रह गए। इसके विपरीत मातो साकुरा का चेहरा बेहद शांत था, मानो उसे गहरी समझ हो। शायद ब्लैक ग्रेल के प्रभाव में आने के दौरान उसे भी कुछ एहसास हुआ हो। तब इस दुनिया की सारी बुराई का दोष अथाह गहराई पर मर दिया गया। ये प्रभाव अथाह गहराई के कारण ही उत्पन्न होना चाहिए। हालांकि ताओ यू को पता था कि पवित्र ग्रेल स्वयं भ्रष्ट हो गया था, फिर भी वह इसके विशिष्ट कारणों के बारे में स्पष्ट नहीं था, इसलिए रसातल को दोष देना गलत नहीं था। ये सब उस अथाह खाई की गलती है। तो फुयुकी ऐसी दुनिया में पहुंच गई है जहां हवा भी जहरीली है। अब हमें क्या करना चाहिए? एमिया शिरो को भी सिरदर्द होता हुआ प्रतीत हो रहा था। मैंने पहले यही वादा किया था। अब जबकि होली ग्रेल के संदूषण की समस्या हल हो गई है, हम पाइनियर्स और यहाँ की आरडीए कंपनी फुयुकी की सहायता कर सकते हैं। फुयुकी में एक मजबूत विश्व अवरोध है और यहाँ की हवा मानव शरीर के लिए उपयुक्त है, जो इसे पांडोरा के उतरने के लिए सबसे अच्छी जगह बनाती है। ताओ यू के शब्दों ने रिन तोसाका और शिरो एमिया को कुछ हद तक आश्वस्त किया। कम से कम पिछले कुछ दिनों में उनके बीच हुई बातचीत के आधार पर ताओ यू और थेरेसा ने उनका विश्वास जीत लिया था। अन्य सभी बातों को एक तरफ रखते हुए, ताओ यू की एक सेवक के समान प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए, यदि उनके मन में वास्तव में कोई दुर्भावना होती तो वे बहुत पहले ही गायब हो गए होते। अब हमारी रक्षा करने के लिए कोई सेवक नहीं है। जीवित रह पाना कम से कम पहले से कहीं बेहतर है। रिन तोसाका जानती थी कि हालात गिरने से पहले की तुलना में निश्चित रूप से बदतर होंगे, लेकिन कम से कम अब उम्मीद की किरण तो थी। वे अब किसी सुनसान द्वीप पर फंसे नहीं थे, उन्हें बाहरी दुनिया की अच्छी समझ हासिल हो चुकी थी। दरअसल पहले दिन जब हम मिले थे, तब आप जिन हेलीकॉप्टरों और उड़ने वाले ड्रैगनों की तलाश कर रहे थे, वे हमारे ही थे। अब जब हमें खुफिया जानकारी की अच्छी समझ हो गई है, तो हम बेस से भी संपर्क कर सकते हैं। यहाँ की विद्युत व्यवस्था पूरी हो चुकी है, तो चलिए पहले देखते हैं कि क्या हम कुछ परमाणु ऊर्जा जनरेटर सेट यहाँ भेज सकते हैं। इसके अलावा फुयुकी में इतनी अधिक आबादी होने के कारण पूरी तरह से बाहरी परिवहन पर निर्भर रहना बहुत मुश्किल होगा। इस क्षेत्र को भोजन के मामले में भी आत्मनिर्भर होना होगा। ताओ यू ने एक मोटा आकलन तो कर लिया, लेकिन विकास क्षेत्र को किस प्रकार व्यवस्थित किया जाएगा, यह उसकी चिंता का विषय नहीं था। पांडोरा में भोजन की कोई कमी नहीं थी, पर कंपनी कभी भी किसी को बेकार नहीं रखती थी। शायद कुछ पायलटों को खनन क्षेत्र में खनिक के रूप में काम करने के लिए वहीं पर प्रशिक्षित किया जाएगा। ताओ यू ने ट्रेया की ओर देखा और सोचा, ये काम तो तुम्हें ही करना चाहिए, है ना? ताओ यू के चेहरे के भाव देखकर ट्रेया ने उसे नापसंदगी भरी नज़र से देखा। उसने अभी अभी पैसे उधार लिए थे और बेवजह हंगामा कर रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मैं इसे संभाल लूंगा। आप इस पूरे समय में क्या करने की योजना बना रहे हैं? जादू सीखना। मुझे जादू के उपकरण मिल गए हैं और मैं और सीखना चाहता हूँ। साथ ही इलिया की गुड़िया बनाने की कार्यशाला, देखते हैं कि क्या हम उसे फिर से सक्रिय कर सकते हैं। देखो तुम खुद से कितने खुश हो। ट्रेया को ईर्ष्या का अनुभव हुआ और वह सोचने लगी कि उसके पास ये प्रतिभा क्यों नहीं है। दरअसल मेरे पास कुछ विशेष तरीके हैं जो आपको सिहान तलवार मैनुअल को पहले से ही शुरू करने में मदद कर सकते हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो आप इसे आजमा सकते हैं। ताओ यू ने खोखले वादे करने शुरू कर दिए, जिससे ट्रेया की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। ठीक है, सौदा पक्का। अगर आप वाकई मुझे जल्दी से काम शुरू करने में मदद कर सकते हैं, तो मुझे आपको कुछ भी वापस देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ताओ यू सिर्फ नसों के बारे में बुनियादी जानकारी दे रहे हैं और समझाने में मदद कर रहे हैं, तो ये पैसे की बर्बादी है। लेकिन अगर उनके पास वाकई लोगों को करुणा तलवार मैनुअल को जल्दी समझने में मदद करने का कोई तरीका है, तो समय की बचत ज़रूर होगी। वे रहस्यमय सिद्धांत बहुत ही जटिल हैं, शुरुआत करने में आने वाली कठिनाई को बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया गया है।
अगर आप इसे स्वीकार कर सकते हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। ताओ यू के चेहरे पर कुछ अजीब भाव थे। हे, तुम मुझे बहुत कम आंक रहे हो। चिंता मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। ट्रेया खिलखिलाकर हंस पड़ी और खुशी खुशी बाहर जाकर लोगों से संपर्क करने की तैयारी करने लगी। ताओ यू ने फिर रिन तोहसाका की ओर देखा। रिन सेंसेई, अब से मुझे आपसे ही मदद मांगनी पड़ेगी और इलिया सेंसेई से भी। ताओ यू ने श्रद्धापूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। दाओ हॉट डेमन सीड द्वारा काल्पनिक संख्या जादू को आत्मसात करने के बाद उसे जादू से संबंधित ज्ञान की वास्तव में बहुत आवश्यकता थी। ट्रेया द्वारा इच्छा शक्ति के रूप में लिए गए 2 मिलियन के ऋण और देवत्व प्राप्त करने के बाद बचे हुए उसके स्वयं के 1 मिलियन के कारण बाधा तकनीक में एक मौलिक परिवर्तन आया। वास्तविक संगमरमर, यह विभिन्न अवरोध तकनीकों के उपयोग को बढ़ाता है, जिससे उन्हें सीखना और उपयोग करना आसान हो जाता है। इसे आत्मा को आधार बनाकर प्रयोग में लाया जा सकता है। वास्तविक संगमरमर के भीतर अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का उपयोग इसे पूर्व व्यवस्थित और संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। वास्तविक संगमरमर में प्रवेश करने वाला भौतिक पदार्थ निरंतर आध्यात्मिक ऊर्जा का उपभोग करता है। मानक युद्ध कौशल वस्तुओं को संग्रहित करने या दूसरों को स्थायी रूप से अंदर फंसाने के लिए सुविधाजनक नहीं है, लेकिन लोगों को अस्थायी रूप से युद्ध के लिए मुख्य युद्ध क्षेत्र में खींचने के लिए वे पूरी तरह से ठीक हैं। असल बात यह है कि अंतर्निहित अवरोध के भीतर घरेलू क्षेत्र को संशोधित करने के लिए मुख्य रूप से आध्यात्मिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए, आर्चर रेड एक विभिन्न प्रकार के तलवार प्रकार के नोबल फैंसम्स का प्रयोग करता है, लेकिन ताओ यू स्वयं इस क्षेत्र में अभी भी थोड़ा कमजोर है। उसे तो घरेलू क्षेत्र को समायोजित करना भी नहीं आता। अब अपनी जन्मजात राक्षसी शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को मिली अपार शक्ति पर भरोसा करते हुए उसने दाओ हॉट डेमन सीड काल्पनिक संख्या राक्षसी शक्ति संस्करण का उपयोग करके अंतर्निहित अवरोध को एक अंधकार में संक्षारक वातावरण में बदल दिया, जो काली मिट्टी के कमजोर संस्करण के समान छायादार नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ था। अधिक परिष्कृत समायोजन और नियंत्रण के लिए आप केवल यही सीख सकते हैं। शायद दाओ हॉट डेमन सीड के दूसरे देवत्व प्राप्त करने के बाद इसमें अधिक सुविधाजनक तकनीकें होंगी, लेकिन कम से कम मुझे पहले अपने आधार पर वापस जाना होगा और अपनी देखभाल के लिए एक धनी महिला को ढूंढना होगा। इसके अलावा, हालांकि अब वह अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग किए बिना पहले की तुलना में 5 गुना तेज गति से साधना कर सकता है, लेकिन स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा का संकेंद्रण एक महत्वपूर्ण बाधा बन गया है। पांडोरा और फुयू में आध्यात्मिक ऊर्जा की सांद्रता अपेक्षाकृत अधिक है, लेकिन ये पहले की तुलना में लगभग 10 गुना त्वरण ही सहन कर सकती है। अब 2 गुना त्वरण ही सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करता है। अगर हम अब पुरानी 5 गुना स्पीड अप का इस्तेमाल करते हैं तो स्पीड अप दर मौजूदा स्तर से केवल 2 या 3 गुना ही होगी, जो कि केवल 10% या 20% का सुधार है, जिससे ये बहुत अधिक लागत प्रभावी हो जाता है। जब तक कि वे फिर से कमियों को पूरा करने के लिए विभिन्न इच्छाओं पर आधारित तत्वों पर निर्भर करना शुरू न कर दें। मैं पहले सोचता था कि दुनिया की आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमाएं बहुत समय बाद ही सामने आएंगी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक प्रतिभा इसे इतनी आसानी से तोड़ देगी। लेकिन अभी मेरी इच्छाशक्ति कमजोर है, इसलिए मुझे इसे जितना हो सके बचाकर रखना होगा। जब खाना होगा मैं और तेज चलूंगा, और जब नहीं होगा तो मैं धीमा चलूंगा। स्टॉप। अध्याय 422 एक बिल्कुल अलग स्थिति। अध्याय 422 एक बिल्कुल अलग स्थिति। अपने विशाल आकार के बावजूद उस पर खड़े 15 लोगों और एक एलियन के साथ वह एलियन ड्रैगन काफी भीड़भाड़ वाला लग रहा था। अगर वह कोई साधारण व्यक्ति होता तो शायद वह आसानी से गिर जाता। सौभाग्य से किसामा और अन्य निंजा अपने चक्र का उपयोग करके अजगर की पीठ से चिपकने में सफल रहे, जिससे रिन तोहसाका और अन्य लोग बीच में घिर गए। ताओ यू ने भी परग्रही अजगर के अंदर मौजूद क्रैस्ट वर्म्स का उपयोग अपनी जादुई शक्तियों के परिपथों के आधार के रूप में किया और एक सुरक्षात्मक जादुई अनुष्ठान को सक्रिय किया। इससे एक सुव्यवस्थित अवरोध बनता है जिसका आकार वायुगतिकीय सिद्धांतों के अनुरूप होता है और साथ ही उड़ान के दौरान तेज हवाओं का प्रतिरोध भी करता है। उस परग्रही ड्रैगन के मुंह से एक तीखी गर्जना निकली, उसकी आंखें लाल थीं, उसका शरीर गहरा काला था और वह समय समय पर अपने पंख फड़फड़ा रहा था। पहले के विपरीत, क्योंकि बड़ी संख्या में इम्प्रिंट कीड़े भर दिए गए थे, अब एलियन ड्रैगन की सतह एक मोटे काले धुएं से ढकी हुई थी जो स्याही की तरह प्रकट और गायब हो रहा था, जिससे यह एक काली लौ की तरह दिख रहा था। इसका जादू इतना प्रबल है कि यह उमड़ रहा है। रिन तोहसाका परग्रही ड्रैगन क्षेत्र के केंद्र में खड़ी थी और उसने कुछ आश्चर्य के साथ कहा, यह बिल्कुल कठपुतली जैसा लगता है। इलिया ने अपने पैर की उंगलियों से अजगर की पीठ पर भी कदम रखा। केवल मातो साकुरा ने अपनी बाहों को गले लगाया और कुछ संकोच भरी दिखी। हालांकि पवित्र ग्रेल द्वारा दूषित होने के बाद उसके शरीर में मौजूद क्रैस्ट वर्म्स को शुद्ध कर दिया गया था, फिर भी वह उनसे संबंधित मनोवैज्ञानिक आघात से ग्रस्त थी। एमियाशिरो नीचे के नज़ारे को निहार रहा था। हवा से लिए गए इस विहंगम दृश्य को देखकर वह कुछ हद तक विस्मयचकित महसूस कर रहा था। प्राकृतिक दृश्यों के लिहाज से पंडोरा वाकई एक अद्भुत जगह है। हम लगभग सीमा पर पहुंच चुके हैं। मुझे बैरियर खोलना होगा।
कृपया सावधान रहें। ताओ यू ने छलांग लगाकर अजगर के सिर पर कब्जा कर लिया और पेंडोरा और घास के मैदानों के बीच की सीमा तक पहुंचने के बाद उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उस पर अपना हाथ दबाकर विश्व अवरोध को खोल दिया। अब नीचे देखने पर आप पांडोरा के इस तरफ की शानदार वनस्पति को देख सकते हैं और इसके और दूसरी तरफ के घास के मैदान के बीच की स्पष्ट सीमा को भी देख सकते हैं। ऊपर से नीचे देखने पर घास के मैदान की दिशा में एक अस्थायी शिविर स्थल जैसा दिखने वाला स्थान भी दिखाई देता है जो गतिविधियों से गुलजार है। अब हजारों की संख्या में अग्रणी लोग इस नए क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं और आकाश से किए गए मोटे अनुमान के अनुसार इस शिविर में संभवतः 10,000 से अधिक लोग मौजूद हैं। हालांकि कुछ मूल निवासी ऐसे हो सकते हैं जिन्हें विशेष रूप से यहां लाया गया हो, लेकिन ये तथ्य कि घास के मैदानों में स्थानीय मूल निवासियों की अनुपस्थिति में इतने सारे लोग एक अस्थायी शिविर में इकट्ठा हो सकते थे, ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि वे पांडोरा को कितना महत्व देते हैं। कुछ ऐसे अग्रणी लोगों को छोड़कर जो सहायक भूमिकाओं में विशेषज्ञता रखते हैं और पांडोरा में कदम रखने का साहस नहीं करते, जो लोग कोशिश करने का साहस करते हैं वे संभवतः अपनी क्षमताओं को लेकर पूरी तरह आश्वस्त होते हैं। युवा उत्तराधिकारी ने यहाँ एक अलग कमान और संचार केंद्र भी स्थापित किया था और वह और सन शिकिंग अक्सर यहाँ आकर चीज़ों की देखरेख करते थे। भले ही वे यहाँ न हो, फिर भी तैरते शहर के अनुयायी हमेशा यहाँ मौजूद रहेंगे। ताओ यू का उस अमीर लड़की से सीधा संपर्क तो नहीं था, लेकिन वह जानती थी कि वे टेलीपोर्टेशन डिवाइस की वजह से ज़ोंबी दुनिया के अड्डे पर वापस आ गए थे और ऐसा लग रहा था कि एंडी क्लेन अस्थायी रूप से उसका प्रभारी था। इसी बीच एक अलौकिक ड्रैगन पर सवार ताओ यू अस्थायी शिविर के ऊपर पहुंचा, जिससे नीचे से काफी ध्यान आकर्षित हुआ। कई अग्रदूतों ने हैरानी से आकाश की ओर देखा, मानो उन्हें कभी उम्मीद ही न रही हो कि कोई इतनी दृढ़ इच्छाशक्ति वाले प्राणी को वश में कर सकता है। क्या ये रेनफॉरेस्ट 02 का कोई जीव है? क्या अभी भी इतनी बड़ी उड़ान इकाइयां मौजूद हैं? लेकिन हवा अलग है। अगर हम सीधे ऊपर से आ जाएं तो क्या ये खतरनाक नहीं होगा? वहां इतने सारे लोग खड़े हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। समूह के लोग कुछ हद तक आश्चर्यचकित प्रतीत हुए और कुछ चतुर व्यक्तियों ने तो रेडियो के माध्यम से खुफिया दलालों को जानकारी बेचना भी शुरू कर दिया। जैसे ही अवरोध खुला, परग्रही ड्रैगन हवा की संरचना से अप्रभावित होकर उड़ गया, जिससे एक और हैरानी भरी आवाज निकली। यह माउंट कितना शानदार है! यह न केवल उड़ सकता है, बल्कि इसका आकार ही इसकी जबरदस्त युद्ध क्षमता को दर्शाता है। भला कोई ईर्ष्या क्यों नहीं करेगा? उड़ान उपकरणों की कीमत पर ही नजर डालिए। ताओ यू जैसे साधारण उपकरण की कीमत भी पहले 100,000 हुआ करती थी। व्यवहारिक उपयोग के लिहाज से केवल बेस मॉडल होवरक्राफ्ट ही शायद सबसे उपयुक्त हैं, जिनकी कीमत 10 लाख से शुरू होती है। हवाई यात्रा के अपने आप में अनोखे फायदे हैं। इसे देखकर कई कुशल अग्रदूतों की रुचि वास्तव में जागृत हो गई। अगर हम इतनी बड़ी चीज़ नहीं बना सकते तो छोटी चीज़ भी तो बना सकते हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि उनकी सांस लेने की समस्या का समाधान कैसे करूं। ताओ यू ने कुछ देर के लिए परग्रही ड्रैगन को हवा के घनत्व के अनुकूल होने के लिए नियंत्रित किया और फिर संक्षेप में आधार के चारों ओर चक्कर लगाया। उसे ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा, तभी एक आकृति लिटिल रिच वुमन और उसके दोस्तों द्वारा इस्तेमाल किए गए होवरक्राफ्ट जैसी ही एक होवरक्राफ्ट पर सवार होकर ताओ यू के पास पहुंची, जहां उसने उड़ने वाले ड्रैगन पर सवार समूह को देखा। यह एंडी क्लेन था, जो ताओ यू से पहले एक बार मिल चुका था और साथ ही उस नीलामी घर का युवा मालिक भी था जहां वह अक्सर जाया करता था। भाई ताओ, आप तो मुझे वाकई आश्चर्यचकित करते रहते हैं। ये अद्भुत चीज़ें आपको कहाँ से मिलीं? एक कठपुतली। तैरते शहर के सदस्य के रूप में एंडी क्लेन का ताओ यू के प्रति इस बार का रवैया पिछली बार से बिल्कुल अलग था। पिछली रिमोट वीडियो बातचीत के दौरान एंडी क्लेन काफ़ी मिलनसार थे और उन्होंने कोई विशेष भाव नहीं दिखाया, वे हमेशा मुस्कुराते रहे। लेकिन उस तैरते शहर से निकलने वाला अहंकार ऐसा था जिसे किसी भी कीमत पर दबाया नहीं जा सकता था। लेकिन इस बार जब वह मेरे पास आया तो उसने मुझे भाई ताओ कहकर संबोधित किया, जिससे उसने ताओ यू को पूरी तरह से अपने बराबर का दर्जा दे दिया। इतना समय बीत चुका है कि बीस्ट टैमिंग फैमिली के ब्रेकर की मौत को अब शायद गुप्त नहीं रखा जा सकता, कम से कम फ्लोटिंग सिटी के लोगों को तो निश्चित रूप से पता चल ही जाएगा। हालांकि थेरेसा विशेष रूप से ताओ यू से कुछ कहने के लिए नहीं आई थी, लेकिन समय और इस तथ्य को देखते हुए कि ताओ यू ने अभी अभी क्यूई क्रिस्टलीकरण चरण के एक शक्तिशाली विशेषज्ञ कियान हाओ को हराया था, उसके लिए यह संबंध बनाना स्वाभाविक था। आखिरकार पशुपालन करने वाले परिवार के मुखिया को गो कियू ने बुरी तरह घायल कर दिया था और ताओ यू ने जो ताकत दिखाई थी उससे उसके पास उसे मारने का मौका था। इस तरह के मामले में सबूतों की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी अगर ताओ यू ने सिर्फ ऊपरी तौर पर ही कियान हाओ को हराया है तो भी उसकी हैसियत को इस स्तर तक पहुंचाने के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा नए प्रशिक्षक भी आए हैं और ऐसी जानकारी भी है जिसे आंतरिक ऊर्जा प्रणाली बाद में एकीकृत करने और एक डोमेन बनाने में मदद कर सकती है। इस क्षेत्र के खोजकर्ता के रूप में ताओ यू की स्थिति को नव विकसित क्षेत्र में रहने वाले आम तैरते शहरवासियों के बराबर माना जा सकता है।
आखिरकार उस समय के गतिरोध को देखते हुए पारिवारिक स्थिति और व्यक्तिगत शक्ति के मामले में एंडी क्लेन और उसका समूह कृतहीन था, जिसे पहले ही खदेड़ दिया गया था। इसके अलावा तैरते शहर के अधिकांश बच्चे अपने परिवारों से मिलने वाले उपहारों पर निर्भर थे, लेकिन ताओ यू ने शुरुआत में पूरी तरह से खुद पर ही भरोसा किया। युवा मास्टर एंडी। ताओ यू कम से कम आलोचना के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अच्छी बातें कहना तो मुफ्त है। लेकिन जब उसने ऐसा कहा तो एंडी ने बार बार अपने हाथ हिलाए। मुझे युवा मालिक या युवा मालिक जैसे नामों से मत पुकारो। अभी तुम्हारे पास जो शेयर हैं उनसे मैं भविष्य में कभी भी उतना पैसा नहीं कमा पाऊंगा जितना मेरे परिवार कमा सकता है। बस मुझे एंडी कहो। एंडी क्लेन ने ताओ यू द्वारा कियानहाओ की पराजय का उल्लेख नहीं किया, जिसके बारे में संदेह था कि यह पशु वशीकरण करने वाले परिवार के मुखिया की हत्या थी। अगर संबंधित पक्ष इसे कहना नहीं चाहते तो इसे कहने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे आश्चर्य है कि क्या टेलीपोर्टेशन डिवाइस स्थापित हो चुका है। क्या हाल ही में कोई बड़ी घटना घटी है। ताओ यू थेरेसा से पहले भी मिल चुकी थी, लेकिन उसने यहाँ भी अनौपचारिक रूप से उसके बारे में पूछा। स्थापना पूरी हो चुकी है। मिस सन और यंग मास्टर सन फिलहाल वहाँ के मुद्दों को सुलझा रहे हैं। हाल ही में हमारे नवविकसित क्षेत्र में कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, लेकिन हमें पुनर्जन्म लेने वालों के कुछ संकेत मिले हैं। हमने अभी तक उनसे औपचारिक संपर्क नहीं किया है। सभी पक्षों से हमें यही सामान्य नीति मिली है कि शांति को प्राथमिकता दी जाए, लेकिन हमें सावधान रहना होगा, क्योंकि कई पुनर्जन्म लेने वालों की कोई सीमा नहीं होती। एंडी ने मदद करने की कोशिश करते हुए ताओ यू को कुछ बातों की याद दिलाई, जिसके बाद ताओ यू एक पल के लिए रुका और फिर सहमति में सिर हिलाया। मैंने जललोक में पुनर्जन्म लेने वालों के बारे में पहले भी सुना था और मुझे पता था कि उनसे मेरा सामना कभी न कभी जरूर होगा। वे शायद अब फिर से इस इलाके में घूम रहे होंगे। अंततः ये मामले दोनों पक्षों की ताकत पर निर्भर करते हैं। अंधकार में वातावरण में शक्ति ही परम अधिकार है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद। मैं कुछ समय के लिए वापस बेस पर जा रहा हूँ। मेरा भाई जल्द ही यहाँ आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में कभी हम एक दूसरे का ख्याल रख सकेंगे। कोई बात नहीं। अलविदा। बॉन यात्रा। ताओ यू ने परग्रही ड्रैगन के सींग को खींचा, जिससे ड्रैगन ने जोर से दहाड़ मारी। फिर उसने अपने पंख फड़फड़ाए और ज़ोंबी दुनिया के अड्डे की ओर तेजी से उड़ गया। बादलों पर एक गहरी छाया छा गई, जिससे एक गहरा साया बन गया। स्टॉप। अध्याय 423 टेलीपोर्टेशन उपकरण। अध्याय 423 टेलीपोर्टेशन उपकरण। ज़ोंबी सर्वनाश। एक नया सीमावर्ती अड्डा। स्वदेशी लोगों के निरंतर आगमन के कारण लगातार प्रवास होता रहा है। नवविकसित आधार का दायरा अब पहले से कहीं अधिक व्यापक हो गया है। ये अग्रणी लोग मुख्य रूप से सैन्य अड्डे पर केंद्रित थे, साथ ही कुछ महत्वपूर्ण स्वदेशी लोग और कुशल श्रमिक भी थे, जिनमें पुस्तकालय से जुड़े कुछ डोजो भी शामिल थे। लास वेगास में कई आम आदिवासी मजदूर के रूप में काम करते हैं, जो विदेशी प्रजातियों के प्रजनन और इच्छाशक्ति से पौधों को उगाने के लिए शारीरिक श्रम प्रदान करते हैं। हूवर बांध की जल और विद्युत प्रणालियों की मदद से लास वेगास ने अब अपनी पुरानी रौनक वापस पाली है। कुल आबादी में मुख्य रूप से राक्षसी दुनिया से आए कोरियाई लोग, ग्रेट ब्यूटी क्षेत्र के स्थानीय जीवित बचे लोग और मार्शल आर्ट की दुनिया से लंबी दूरी तय करके आए निवासी शामिल हैं। इसके अलावा टेलीपोर्टेशन डिवाइस लगाए जाने के बाद से पर्याप्त अंक और धन अर्जित करने वाले कुछ शक्तिशाली व्यक्तियों को बेस में टेलीपोर्ट कर दिया गया है। हालांकि ऊर्जा स्तर की सीमाओं के कारण आने वालों में से सबसे शक्तिशाली भी साधारण स्तर के ही थे। इसके अलावा ऊर्जा स्तर जितना अधिक होता है, टेलीपोर्टेशन की लागत भी उतनी ही अधिक होती है, इसलिए आने वाले कुछ शक्तिशाली व्यक्ति मुख्य रूप से शीर्ष स्तर के साझेदार ही थे। ये सबसे किफ़ायती विकल्प है, जहां व्यक्ति अपने पैरों पर खड़े होने में सक्षम है और यह पैसे के लिए सर्वोत्तम मूल्य प्रदान करता है। सिजल टिल्ड। जैसे ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस से प्रकाश चमका, कवच पहने एक आकृति ने अपना हेलमेट उतारा और पास ही किसी चीज के सहारे झुककर उल्टी करने का इशारा किया। यूए टिल्ड। हालांकि काफी देर तक उल्टी करने की कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं निकला। टेलीपोर्टेशन एरे के बगल में तैरते शहर से आया एक व्यक्ति सफेद चोगा पहने खड़ा था, जिसने एक टैबलेट निकाला और पंजीकरण करने के लिए स्वाइप किया। क्या हृदय में मुक्ति का प्रश्न है? हाँ, यंग मास्टर चेंग यू से मिलने के लिए। टेलीपोर्टेशन के दौरान शिनवेन को जो चक्कर आ रहे थे उनसे वह उबर गई और फिर उसने अपना हेलमेट वापस पहन लिया। टेलीपोर्टेशन को कई तरीकों से समायोजित किया जा सकता है। नए विकास क्षेत्र में न केवल ऊर्जा स्तर एक पूर्व शर्त है, बल्कि अब प्रत्येक टेलीपोर्टेशन के लक्ष्य को भी इस क्षेत्र द्वारा अनुमोदित किया जाना आवश्यक है। वर्तमान में केवल शिंग्याओ शहर के अग्रदूतों को ही स्वीकार किया जाता है, लेकिन कई प्रतिबंधों में ढील दी गई है, इसलिए यह जरूरी नहीं है कि वे सन परिवार के सहयोगी या अधीनस्थ ही हों। आपके आवेदन से ऐसा लगता है कि आप आंतरिक क्षमता विकसित करना चाहते हैं और आप नए विकास क्षेत्र में दीर्घकालिक रूप से बसना चाहते हैं। आपकी क्या योजनाएं हैं? मुझे याद है कि आप बैगोंजिया के अनुबंधित भागीदार थे।
चेंग यू ने टैबलेट पर संदेशों को स्क्रॉल किया और कुछ सरल प्रश्न पूछे। हाँ, मैं इस क्षेत्र को हासिल करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि क्या मैं आगे बढ़ने का कोई रास्ता खोज सकता हूँ। इसके अलावा मैंने बैगवो परिवार के साथ अनुबंध को और मजबूत किया है और यहाँ उनके उद्योगों में सहायता करूँगा। हालांकि मुझे कार्य दिवसों में आसपास के क्षेत्र में खोज अभियानों पर ध्यान देना चाहिए और मुझे टेलीपोर्टेशन शुल्क भी वापस कमाना होगा। शिनवेन ने बहुत ही सहजता से बात की, क्योंकि वैसे भी छिपाने जैसा कुछ था ही नहीं। फिलहाल हमारे पास आंतरिक ऊर्जा प्रशिक्षण के लिए विशेष ऑफर और प्राथमिकता कार्यक्रम हैं। आपकी क्षमता पर्याप्त है, क्या आप इसके बारे में और अधिक जानने में रुचि रखते हैं? चेंग यू ने प्रक्रियात्मक तरीके से प्रश्न पूछा। इससे शिनवेन को थोड़ी सी लालसा हुई और उसने पूछ लिया, मुझे आश्चर्य है कि यह किस प्रकार का आयोजन है। छूट तो ठीक थी और कीमत भी उनके बजट के भीतर थी, लेकिन प्राथमिकता का आकर्षण बहुत अधिक था। आंतरिक कौशल में महारत हासिल करने के बाद राज्य की राजधानी में जाकर एक प्रशिक्षण केंद्र खोलें। उस समय आपको मुनाफे का केवल 30% हिस्सा देना होगा, जो साल दर साल कम होता जाएगा। 10 साल बाद आपको केवल 10% ही देना होगा। चेंग यू के शब्दों ने शिनवेन को एक पल के लिए चौंका दिया, फिर उसने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, प्रांतीय राजधानी का तो सवाल ही नहीं उठता, लेकिन शहर के भीतरी हिस्से में कोई समस्या नहीं है। शहर के भीतरी इलाकों का कोटा पूरा हो चुका है, इसलिए आपको लाइन में इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है। चेंग यू जानता था कि दूसरा पक्ष एक अनुभवी खिलाड़ी है, इसलिए उसने उसे और समझाने की कोशिश में अपना समय बर्बाद नहीं किया। शीर्ष स्तर के वरिष्ठ साझेदार वास्तव में काफ़ी शक्तिशाली होते हैं। जब तक हितों का कोई टकराव न हो, वे दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और राज्य की राजधानी में भी अच्छा पद प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एक डोजो खोलना, जो कि एक बिल्कुल नई प्रणाली है, हितों के टकराव को जन्म देता है। अगर हालात बिगड़ गए तो वह दुनिया से गायब हो सकता है। अंततः इस मुकाम तक पहुंचने के बाद, और हालांकि मुनाफा अच्छा दिख रहा है, शिनवेन का कोशिश करने का कोई इरादा नहीं है। आप पैसे कमाते तो हैं, लेकिन उन्हें खर्च करने के लिए जीते नहीं हैं। लेकिन उसी क्षण आकाश से एक कमजोर ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। दूर से एक भयंकर ड्रैगन की दहाड़ गूंजी, जिसने काफी लोगों का ध्यान आकर्षित किया। चेंग यू ने भी कुछ आश्चर्य के साथ दूर क्षितिज की ओर देखा, और क्षितिज पर काले बिंदु को देखकर उसने अपनी भौहें ऊपर उठा लीं। फिर चेंग यू के वॉकी टॉकी से भी एक आवाज आई, हे भगवान चेंग, एक विमान इकाई ने उतरने का अनुरोध किया है। ये 8 भुजाओं वाले वज्र भगवान ताओ यू हैं, जो अपने साथ कई चुने हुए व्यक्तियों को लेकर आए हैं। एक और चुना हुआ व्यक्ति, उसमें अवश्य ही उपयुक्त प्रतिभा होगी। उतरने की अनुमति दें। चेंग यू ने आह भरी, मानो वह कुछ भावुक महसूस कर रही हो। विरोधी के प्रदर्शन को देखते हुए उनकी ताकत मुझसे भी कहीं अधिक हो सकती है। किसी बाहरी शहर से आकर केवल अपने हाथों के बल पर कदम दर कदम यहाँ तक चढ़ना, भले ही उसे आंतरिक ऊर्जा प्रणाली प्राप्त करने और कई पुरस्कार और उपहार प्राप्त करने का सौभाग्य मिला हो, फिर भी कुछ हद तक अतिशयोक्तिपूर्ण लगता है। 8 भुजाओं वाला वज्र, वह अभी भी हमारी मोचन टीम में नया है, लेकिन वह बहुत तेजी से विकसित हो गया है। इस समय शिनवेन के मन में भी कुछ भावनाएं जागृत हुईं। उसने सोचा कि वह कियान हाओ से थोड़ा बेहतर तो है, लेकिन बहुत मामूली अंतर से। वह पहले से ही रिडेम्पशन का एक बेहद उत्कृष्ट सदस्य था। मैंने इस नवागंतुक के बारे में पहले भी चर्चाएं सुनी थीं। 2 बूढ़े आदमी उससे मिले थे, लेकिन अब पलक झपकते ही उसकी ताकत मुझसे कहीं ज्यादा हो गई थी। कुछ लोगों को किस्मत का साथ मिलता है और वे रातों रात वरिष्ठ साझेदार बन जाते हैं, जबकि अन्य लोग और भी तेजी से तरक्की करते हैं। लेकिन लंबे समय तक इस तरह के स्थिर और क्रमिक सुधार को केवल एक बार के भाग्य के भरोसे नहीं समझाया जा सकता। फिर उन दोनों ने एक अजीबोगरीब उड़ने वाले अजगर को देखा, जिसका शरीर स्याही जैसे दिखने वाले काले धुएं से ढका हुआ था। वह अपने पंख फड़फड़ा रहा था और हवा के झोंके उठा रहा था, इससे पहले कि वह धीरे धीरे हेलीपैड पर उतरा, जहां लोगों का एक समूह एक के बाद एक उतर रहा था। और निंजा भी हैं, जोनिन पहले से ही मेरे लिए खतरा हैं। चेंग यू की भावनाओं को एक तरफ रखते हुए ताओ यू का इतनी बेफिक्री से बाहर से लौटना बेस में कई लोगों का ध्यान आकर्षित करने वाला था, जिसमें वे कुछ अलौकिक प्राणी भी शामिल थे जिन्हें टेलीपोर्ट करके यहाँ लाया गया था। उनकी निगाहें अक्सर बारीकी से जांच पड़ताल करने वाली और आलोचनात्मक होती हैं। हालांकि पशुपालन करने वाले परिवार का मुखिया घायल हो गया था, लेकिन जिस तरह से वह उसकी सफलतापूर्वक हत्या करने में सक्षम रहा, उससे ये पता चलता है कि दूसरे पक्ष में उन्हें धमकाने की ताकत थी। कुछ हद तक उन्हें एक ही श्रेणी में माना जा सकता है, और साथ ही उन्हें संभावित प्रतिस्पर्धी भी माना जा सकता है। कोई भी ताकतवर शक्ति जितनी अधिक होती है, वह उतने ही अधिक संसाधन हासिल करना चाहती है, जिससे कुछ प्रतिस्पर्धा अपरिहार्य हो जाती है। सौभाग्यवश नवविकसित क्षेत्र अभी भी तीव्र विकास के दौर में है, और नए विकास में पर्याप्त वृद्धि इस संभावित संघर्ष को प्रभावी ढंग से हल कर सकती है। ताओ यू सभी को परग्रही ड्रैगन से नीचे ले गया, और शियाओ हेई और परग्रही ड्रैगन को सीधे हेलीपैड के बगल में खुले स्थान पर रख दिया गया।
इस समय किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वह उसके पास जाकर यह कहे कि उस परग्रही ड्रैगन को लगाम की जरूरत है। फिर सफ़ेद जालीदार कपड़े में लिपटी एक खूबसूरत महिला जो आकर्षण और मोहक अंदाज बिखेर रही थी, शालीनता से ताओ यू के सामने उतरी और सम्मानपूर्वक झुककर प्रणाम किया। संप्रदाय प्रमुख, संप्रदाय के गुरुजी। वह आगंतुक झू युयान के अलावा और कोई नहीं था। अपनी कुशलता और उस धनी महिला की थोड़ी सी मदद से उसके लिए यहाँ अपनी जगह बनाना आसान होगा। आध्यात्मिक बीज के दमन के बावजूद ताओ यू की अंतर्निहित शक्ति और धनी युवती के समर्थन से दानवी संप्रदाय के इन सदस्यों का कोई अन्य इरादा नहीं था। उन्होंने ताओ यू को दादा कंपनी की स्थिति को संभालने में लगन से मदद की। टेलीपोर्टेशन प्रणाली के शुरू होने से पहले तांग राजवंश के मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ताओं की समग्र शक्ति बिल्कुल बेजोड़ थी। टेलीपोर्टेशन सक्रिय होने के बाद भी बेस पर्याप्त रूप से स्थिर है। ये नए चुने हुए लोग हैं, इन्हें पंजीकरण कराने और यहाँ बसने में मदद करें। ताओ यू ने हाथ बढ़ाकर झू युयान की सुंदर ठुड्डी पर अपना हाथ रख दिया। झू युयान ने अपनी खूबसूरत आंखें थोड़ी सी बंद कर लीं और अपने गाल ऊपर उठा लिए, जिससे ताओ यू को उस नजरिए की याद आ गई जिससे वह उसे नीचा दिखा रही थी। यदि युवा उत्तराधिकारी कुछ दिनों में बहुत व्यस्त हो जाती है तो उसे उनके साथ अपने कौशल का अभ्यास करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। मैं संप्रदाय के नेता के आदेश का पालन करूंगा। झू युयान ने नर्म और सौम्य स्वर में बात की और फिर संक्षेप में कुछ हाल की घटनाओं का सारांश दिया जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता हो सकती है, और ताओ यू को बताया कि कुछ भी विशेष रूप से उल्लेखनीय नहीं था। हालांकि हाल ही में 2 लोक विद्रोहियों ने क्रमशः सोंग क्यू और झांग झेनरेन से संपर्क किया है, जो जाहिर तौर पर कुछ सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया है। झू युयान ने टेलीपोर्टेशन शुरू होने के बाद हुए कुछ बदलावों के बारे में बात की, और जब उन्होंने बाउंड्री ब्रेकर्स का जिक्र किया तो उनका चेहरा अभी भी कुछ हद तक गंभीर था। केवल क्षेत्र के संदर्भ में देखें तो साधारण क्षेत्र तोड़ने वाले आमतौर पर ग्रैंड मास्टर्स से थोड़े कमज़ोर होते हैं, लेकिन उनके आंकड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। वास्तविक लड़ाई में एक ग्रैंड मास्टर शायद उनके एक भी वार को सहन न कर पाए। जी हाँ, आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। बस प्रोफेसरशिप का कोटा चरणबद्ध तरीके से पूरा करते जाए। बाकी सब आपकी चिंता का विषय नहीं है। दमनकारी दास्ता की व्यवस्था अक्षम है। पुस्तकालय में प्रशिक्षकों के लिए कार्यभार आमतौर पर अपेक्षाकृत कम होता है, या यूं कहें कि कमी के कारण उनका महत्व बढ़ जाता है, और अत्यधिक दबाव लाभ के अनुरूप नहीं होगा। प्रशिक्षक जितना अधिक सक्षम होगा, आवश्यकताएं उतनी ही कम होंगी और लाभ उतने ही बेहतर होंगे। यही कारण है कि सोंग क्यू और उनके सहयोगियों के पास अपने स्वयं के शोध में गहराई से उतरने के लिए पर्याप्त समय है। सीमाओं को तोड़कर आगे बढ़ने वाले लोगों का मुख्य उद्देश्य एक निजी संबंध स्थापित करना और कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करना होता है। अरे श्रीमान ताओ, आप तो ऐसे भरे पूरे पेट वाले व्यक्ति की तरह हैं जिसे भूखे की भूख का पता ही नहीं। आपने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है, लेकिन हमें भी जल्दी है। तभी बगल से एक आवाज आए और मुस्कुराते चेहरे और कनपटी पर कुछ सफ़ेद बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी उनकी ओर बढ़ता हुआ दिखाई दिया। इस व्यक्ति में किसी प्रकार के बदलाव के कोई स्पष्ट संकेत नहीं थे, लेकिन उसने सफ़ेद रंग की तैरती हुई शहरी वर्दी भी पहन रखी थी। हालांकि अपनी उम्र, रूप रंग और फ्लोटिंग सिटी के निवासी होने की वजह से और ऊर्जा स्तर की पाबंदियों के बावजूद टेलीपोर्ट करने की क्षमता के कारण वह ताओ यू के लिए एक निश्चित खतरा जरूर था, लेकिन संभवतः वह बूढ़े छिपकली और उसके जैसे ही एक साधारण दायरे को तोड़ने वाला प्राणी था। ये शहर के भीतरी इलाके में तो बेहतरीन है, लेकिन तैरते शहर में औसत दर्जे का ही है। ताओ यू ने तैरते शहर के 2 लोगों को मार डाला था और एक से लड़ाई की थी, और अब तैरते शहर का आकर्षण उसके लिए काफ़ी हद तक कम हो गया था, इसलिए अब उस पर उसका कोई दबाव नहीं था। दूसरे व्यक्ति की बात सुनने के बाद उसने अभिवादन के रूप में केवल सिर हिलाया। मुझे पता है कि आपको जल्दी है, लेकिन जल्दबाजी न करें। फ्लोटिंग सिटी में पहले से ही उन लोगों के लिए अतिरिक्त स्थान उपलब्ध हैं जो कतार तोड़कर अंदर आ सकते हैं, लेकिन हम इसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह उस युवती का निर्णय है। चूंकि दूसरा पक्ष अभिमानी नहीं था, इसलिए ताओ यू अपेक्षाकृत विनम्र और शिष्ट था, और उसने सन शियू का नाम एक सुविधाजनक बहाने के रूप में लिया। दरअसल अगर सिर्फ एक ही व्यक्ति है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वे किसी मास्टर से ओवरटाइम काम करने के लिए कहें या नहीं, लेकिन एक बार पहली घटना हो जाए तो दूसरी भी होगी, और वह उस परंपरा को तोड़ने के लिए बहुत आलसी है। क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? अग्रिम मोर्चे के शिविर से मिली खुफिया जानकारी से पहले ही यह जान लेने के बाद कि ताओ यू आ रहा है, शमन, जो उससे अचानक मिलने के इस अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था, ने ताओ यू के इतने आत्मविश्वास से भरे होने की उम्मीद नहीं की थी और उसने सीधे तौर पर मना कर दिया। इससे वह कुछ हद तक नाखुश हो गया। उसने सोचा था कि खुद आगे बढ़कर विनम्रता से बात करने से कम उसकी इज्जत तो बच जाएगी, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि दूसरा व्यक्ति इतना अनुत्तरदायी होगा। क्या आप जानते हैं कि भले ही आपने उस घायल मूर्ख सुअर को मारा हो, तैरते शहर की नज़रों में बस इतना ही है। हालांकि अपने विचारों के बावजूद वह दूसरे पक्ष को जल्दबाजी में नाराज नहीं करना चाहता था, क्योंकि वे वास्तव में अधिक मजबूत हो गए थे।
हालांकि वह तैरते शहर से आया था, लेकिन वह युवावस्था की उतावलेपन की उम्र पार कर चुका था, जिसने उसे अपनी नाराजगी को दबाने और इसके बजाय जबरदस्ती मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। ओह, उस युवती ने यही कहा था। खैर, फिर तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि इसे दिल पर मत लो। हमारे स्तर के बहुत कम लोग हैं जो अभी यहाँ बेस पर मिलकर काम कर सकते हैं। अगर आपके पास समय हो तो हम साथ में टहलने जा सकते हैं। इसे दिल पर मत लो। तभी एक स्पष्ट, ठंडी आवाज़ सुनाई दी, जिससे शमन का दिल जोर से धड़कने लगा। पीछे मुड़कर देखा तो एक आकर्षक युवती उसके पीछे खड़ी थी। हालांकि उसका चेहरा कुछ भावहीन था, फिर भी उसमें एक अवर्णनीय आकर्षण था। चौंककर उसने आगे देखने की हिम्मत नहीं की और आदरपूर्वक सिर झुकाया। नमस्कार, मिस सन। साथ ही मुझे इस बात की थोड़ी राहत भी थी कि मैं यहाँ सिर्फ चीज़ों का जायजा लेने आया था और मैंने अपनी पहचान छिपा कर रखी थी। दरअसल, अगर आप इस बारे में सोचें तो काफ़ी अच्छी संभावना है कि यह लड़का सन परिवार में शादी कर ले। जिन निवेशों में वह शामिल है, वे सभी संभवतः सन परिवार से आए हैं। इतनी बड़ी रकम के निवेश को देखते हुए ऐसा लगता है कि अच्छी रकम अंततः किसी और के हाथों में चली जाएगी। स्टॉप। अध्याय 424 पुनः देवत्वीकरण। अध्याय 424 पुनः देवत्वीकरण। नमस्कार, महोदया, ताओ यू ने भी गंभीर लहजे में बात की। झू युयान ने सुंदर कदमों से बगल की ओर कदम बढ़ाया, अपनी मुद्रा को कोमलता की उस मुद्रा से, जिसमें वह लगभग ताओ यू से सटी हुई थी, दूरी की मुद्रा में बदल दिया। वह ताओ यू और सन शियू के बीच के रिश्ते से अनजान थी, लेकिन राक्षसी संप्रदाय की जादूगरनी होने के नाते वह ये जोखिम नहीं उठाना चाहती थी। यहाँ इतने लंबे समय से रहने के कारण वह स्वाभाविक रूप से बेस पर सन शियू के प्रभाव को जानती थी, और उसने भी उसी तरह की मधुर आवाज में बात की। नमस्कार, महोदया। वह ताओ यू की खास थी, जो अड्डे पर एक खुला रहस्य था, इसलिए हालांकि उनके बीच की दूरी थोड़ी अधिक थी, लेकिन उसे विशेष रूप से जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। झू युयान उचित सीमाओं को बहुत सटीक रूप से समझती थी। निंजा चुपचाप अपनी निगाहें नीचे करके लकड़ी की छड़ियों की तरह खड़े रहे। रिन तो हसाका, शिरो एमिया, सकुरा मातो और इलिया को लगा कि कुछ गड़बड़ है। ताओ यू और ट्रेया पहले साथ आए थे और वे एक जोड़े की तरह लग रहे थे, लेकिन जब वे वापस यहाँ आए तो एक खूबसूरत महिला पहले आई और उसके हाव भाव अस्पष्ट थे। उसके लहजे से लग रहा था कि वह एक अधीनस्थ कर्मचारी है, लेकिन अब एक और कर्मचारी आ गया है। ये सभी बहुत खूबसूरत हैं। आखिर ये आदमी किस चीज़ से बना है? उस समय वे जो भी सोच रहे थे, युवा उत्तराधिकारी ने सहजता से हाथ हिलाते हुए झू युयान से कहा, जी हाँ, आप लोग आजकल पढ़ाने में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। मुझे उनसे किसी बात पर चर्चा करनी है। अब आप सब जा सकते हैं। हाँ, झू युयान ने सम्मानपूर्वक कहा। ताओ यू के सुझाव के बाद किसामा और अन्य लोग सबसे पहले पंजीकरण कराने गए। हालांकि किसामा और उसका समूह चुने हुए लोग नहीं हैं, फिर भी उन्हें महत्वपूर्ण स्थानीय निवासी माना जा सकता है, इसलिए झू युयान द्वारा उनके रहने की व्यवस्था करना बिल्कुल ठीक है। दूसरी ओर, ताओ यू को उस धनी युवती द्वारा वापस खींच लिया गया ताकि वह अपने काम की रिपोर्ट दे सके और अपने कौशल का अभ्यास कर सके। ... तुम्हारी ताकत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ये बुरी बात नहीं है। जल्दी से खुद को ठीक करने के बाद युवा उत्तराधिकारी ने आलस से अपना कोट वापस पहन लिया। ताओ यू, हालांकि उसके चेहरे पर समझदारी का भाव था, पहले से कहीं बेहतर दिख रही थी, क्योंकि उसने अपने प्रशिक्षण के दौरान वशीकरण तकनीक का इस्तेमाल नहीं किया था। बिल्कुल सही, कुछ सुधार तो होना ही चाहिए। तुम्हारा भाई जल्द ही आ रहा है। क्या तुम्हें मेरा होवरक्राफ्ट उधार चाहिए? युवा उत्तराधिकारी ने अपनी टेलीकाइनेटिक शक्तियों का उपयोग करते हुए सफाई करते हुए लापरवाही से टिप्पणी की। अब मेरे पास एक उड़ने वाला यंत्र है और मैंने उसे एक पोर्टेबल लॉन्गवेव रेडियो भी दिया है। इस बिंदु पर ताओ यू ने फिर पूछा, पुनर्जन्मकर्ताओं का क्या मामला है? मैंने एंडी से सुना है कि वे इस इलाके में घूम रहे हैं। रेनफॉरेस्ट 01 के दूसरी ओर एक नया खंड है। वहाँ के लोग खुद को मध्य पृथ्वी से होने का दावा करते हैं और वे वर्तमान में अराजकता की स्थिति में हैं। उनकी कुल शक्ति का अनुमान लगाना कठिन है। मुझे लगता है कि वह खंड बहुत उच्च स्तर का है, लेकिन अब तक उसने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। पुनर्जन्म लेने वाले लोग वहाँ हैं। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या कर रहे हैं। अमीर लड़की की बात सुनकर ताओ यू थोड़ी हैरान रह गई। मध्य पृथ्वी, ऐसी कई जगहें हैं जिन्हें ऐसा कहा जा सकता है, लेकिन उस छोटी अमीर महिला की बातों को मिलाकर ताओ यू के मन में कुछ अस्पष्ट अनुमान थे। द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, द हॉबिट, ऐसा लगता है कि उस दुनिया में देवता हैं, लेकिन अगर यह सिर्फ मध्य पृथ्वी है तो ऐसा प्रतीत होता है कि नेता केवल मैयार हैं जो देवताओं के स्तर पर हैं, और ऐसा लगता है कि उन सभी ने अपने भौतिक शरीर और शक्तियों का त्याग कर दिया है। ताओ यू ने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स का गहन अध्ययन नहीं किया था, उसने केवल लॉर्ड ऑफ द रिंग्स और द हॉबिट फिल्में देखी थीं। उसे स्पष्ट रूप से पता था कि उस दुनिया का सृष्टिकर्ता देवता एक महाद्वीप को नष्ट कर सकता है, लेकिन यह महज एक गौण तत्व प्रतीत होता था।
गैंडाल्फ, सारुमन और सौरॉन मूल रूप से मैं या प्रतीत होते हैं, जो ईश्वर की सेवा करने वाले गौण देवता हैं, लेकिन मुझे अन्य देवताओं के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। मध्य पृथ्वी पर होने वाली लड़ाइयों के प्रदर्शन की बात करें तो यह मुख्य रूप से सेना की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। यह उस प्रकार की लड़ाई है जहां संख्या का उपयोग करके उनका मुकाबला किया जा सकता है। यहाँ मौजूद 20 अंगूठियों में जीवन काल बढ़ाने का गुण है। हालांकि मृत्यु के बाद ये गुण कुछ हद तक कमज़ोर हो सकता है, फिर भी इनका महत्व काफ़ी है। हालांकि इसके अलावा इनकी शक्ति औसत दर्जे की ही है। यह मेरे लिए लगभग किसी काम का नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास रखने वालों या अन्य अग्रदूतों के लिए वे वास्तव में रुचि रख सकते हैं। रेनफॉरेस्ट 01 के निकट, वह भी एक तैनाती क्षेत्र है। ताओ यू ने एक पल के लिए विचार किया। हाँ, वहाँ मानव बस्ती ढूंढना कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए, लेकिन रास्ता सुविधाजनक नहीं है। हम फिलहाल एक उपयुक्त समुद्री मार्ग की तलाश कर रहे हैं। अगर हम खुले समुद्र से वहां पहुंच सकते हैं तो हम व्यापार के लिए कुछ अयस्क परिवहन कर सकते हैं। युवा उत्तराधिकारी ने वहां की स्थिति के बारे में संक्षेप में बताया। ताओ यू ने भी सिर हिलाया। मध्य पृथ्वी में सैनिकों की व्यक्तिगत युद्ध क्षमता आम लोगों की तुलना में कहीं अधिक है और सैन्य शक्ति का लाभ स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके अलावा दोनों पक्ष वर्षावन 01 दुनिया और महासागर द्वारा अलग किए गए हैं और उनके बीच कोई सीधी सीमा नहीं है। इसके अलावा तांग राजवंश से कोई लाभ नहीं मिलता और वहां के लोग उभरे और उपनिवेश स्थापित करने में कठिन हैं। फिलहाल हम अवलोकन कर रहे हैं और ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हम वहां इच्छाशक्ति बढ़ाने वाले पौधों के कुछ बीज बो सकते हैं ताकि वे उन्हें स्वयं उगा सकें। फिलहाल उस क्षेत्र को छोड़ देते हैं, वह हमारा मुख्य क्षेत्र नहीं है। ताओ यू की बातों से प्रभावित होकर उस धनी युवती ने सहमति में सिर हिलाया। भले ही टेलीपोर्टेशन डिवाइस अब पूरी तरह से तैयार हो चुका है और सन गुआंगयाओ कहीं छिपा हो सकता है, लेकिन टेलीपोर्टेशन की दक्षता बहुत कम है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ शक्तिशाली व्यक्ति ही वहां पहुंच पाएंगे। शासन व्यवस्था के संबंध में जमीनी स्तर के प्रबंधन में मौजूद अंतर बहुत बड़ा है। मध्य पृथ्वी के जटिल वातावरण को देखते हुए ये समझ में आता है कि वे फिलहाल इसमें और गहराई से नहीं जाना चाहते हैं। वे अन्वेषण और खोज के लिए मुट्ठी भर अग्रदूतों को भेजना जारी रख सकते थे, लेकिन वे अग्रदूत क्षेत्र के प्रभाव क्षेत्र में शामिल नहीं थे। यदि वे पुनर्जन्म लेने वाले लोग तांग राजवंश जैसे मार्शल आर्ट की दुनिया में प्रकट होते तो उन्हें निश्चित रूप से और भी गंभीरता से लिया जाता और कम से कम उन्हें व्यापक विनाश न करने की चेतावनी दी जाती। फिलहाल हमें बस सतर्क रहने की जरूरत है। मैं अपने भाई को लेने के बाद एक नई दुनिया की खोज करने की योजना बना रहा हूं, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं। क्या मैं अपने कुछ शेयर गिरवी रख सकता हूं? पिछली दुनिया में एक जादू की कार्यशाला थी जहां एंड्रॉयड बनाए जा सकते थे और मैंने उसी से अपना कर्ज चुकाया था। स्थिति को समझने के बाद ताओ यू ने अपने पैसों के बारे में फिर से सोचना शुरू कर दिया। चंद्रमा पर जाने से पहले उसे अधिक आत्मविश्वास प्राप्त करने के लिए दाओ हॉट डेमन सीड काल्पनिक संख्या जादू संस्करण को पुनः देवत्व प्रदान करना था। किसी भी तरह की गिरवी रखने की जरूरत नहीं है। इसे मेरी तरफ से आपके लिए अग्रिम लाभांश समझें। अब जब आप इस क्षेत्र में आ गए हैं तो आपको बहुत कम चिंता करनी पड़ेगी। मेरे पिताजी आपको बहुत पसंद करते हैं। आपको पता नहीं, वे बहुत ही परखने वाले हैं। युवा उत्तराधिकारी ने सफाई का काम खत्म कर लिया। उसका आधा खुला कोट उन चीज़ों की झलक दिखा रहा था जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता था, और फिर उसने अपना क्रेडिट कार्ड निकालना शुरू कर दिया। कितनी खूबसूरत, कितनी मनमोहक। ... लास वेगास में एक जलस्रोत के पास एक खेत में असंख्य जीवंत फूल खिलते हैं जिससे हवा में एक मनमोहक सुगंध फैल जाती है। पांडा तो पहले ही नश्वर दुनिया में लौट चुका है। असल में हम उसे अपने भरोसे ही छोड़ सकते थे। मैंने स्टोन की ताकत का थोड़ा परीक्षण किया और वह निश्चित रूप से नए अग्रदूतों में से एक बेहतरीन है। आने के बाद उसकी इच्छाशक्ति में जो तेजी से वृद्धि हुई है, उसकी मदद से वह किसी भी औसत शहरी शिष्य से कम नहीं होगा। कोई समस्या नहीं है। डाडा कंपनी के क्यूई मेन ने डाडा कंपनी के विभिन्न क्षेत्रों के दौरे पर ताओ यू का साथ दिया। प्रेम के फूल लगाना और सांप पालना पहले से ही सही राह पर है, और प्रतिज्ञा शक्ति के 150,000 युआन के मासिक लाभांश ने ताओ यू को उपलब्धि की एक बड़ी भावना प्रदान की है। ज़ांगजिंग के विपरीत, जिसने एक शक्तिशाली समर्थक पर भरोसा किया था, डाडा कंपनी वास्तव में शून्य से शुरुआत कर रही है। कोई अंधा तो नहीं है ना? हम वापस आ ही गए हैं, तो इस अवसर को व्यर्थ न जाने दें। ताओ यू और क्यूई मेन लव फ्लावर फार्म से गुजरे, एक फूल तोड़ा और उसे अपने हाथों में लेकर खेलने लगे, फिर सहजता से अपने भीतर की इच्छा की शक्ति को आत्मसात कर लिया। अरे, कौन इतना अंधा है? भाई ताओ, तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा का अंदाजा नहीं है। तुम प्रतिशोधी, तुच्छ और स्वार्थी के लिए जाने जाते हो। पिछली बार जब तुमने शहर के प्रतिभाशाली व्यक्ति को हराया था, तब भी शायद कुछ लोग आश्वस्त न हों। टेलीपोर्टेशन एरे के पूरा होने के बाद कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में आपने एक बार फिर कुछ बढ़ाकर दिखाया है। उसने दरवाजा खोला और बोलते हुए आंख मारी।
हालांकि उन्होंने जिन विशेषणों का इस्तेमाल किया वे बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं है कि ताओ यू का वर्णन करने के लिए फिलहाल यही सबसे अच्छा शब्द है जिसका वे इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी दादा कंपनी से पंगा लेने की हिम्मत करेगा, उसे इस उद्दंड बाहरी व्यक्ति के प्रकोप का सामना करने की कोशिश करने से पहले 2 बार सोचना चाहिए। यदि वे वास्तव में शहर के भीतरी इलाकों के शक्तिशाली परिवारों के विशेषज्ञ होते या फिर तैरते शहर के शिष्य होते तो उनके लिए ऐसा अशोभनीय व्यवहार काफ़ी बोझिल होता। लेकिन ताओ यू के मामले में ये बिल्कुल सामान्य प्रतीत हुआ। लेकिन आपको सावधान भी रहना चाहिए, मैंने काफ़ी लोगों को नाराज किया है। समझ गया। नया विकास क्षेत्र अभी भी सन परिवार के नियंत्रण में है, इसलिए कोई बड़ी समस्या नहीं होनी चाहिए। चीमेन ताओ यू का मतलब समझ गया। टेलीपोर्टेशन सक्रिय होने से पहले वास्तविक दुनिया में ताओ यू के दुश्मनों के पास पलटवार करने के लिए कोई लक्ष्य ही नहीं था। उनका परिवार बहुत कमज़ोर है, वे किसी भी हित में शामिल नहीं थे और अभी भी कंपनी के संरक्षण में हैं। वे बहुत बड़े नुकसान में हैं। हालांकि नए विकास क्षेत्र में टेलीपोर्टेशन नेटवर्क में प्रवेश करने के बाद ताओ यू कुछ हद तक बीच में फंस गया था और कभी कभी उसे कुछ तरीकों पर विचार करने की आवश्यकता होती थी। सौभाग्य से यह अभी खुला है और टेलीपोर्टेशन प्रबंधन अभी भी काफ़ी सख्त है, इसलिए फिलहाल इसके बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर बात पक्की हो गई। पत्थर मिलने के बाद मैं किसामा और याओ की टीम को यहीं छोड़ दूंगा। मिशन पूरा करने की उनकी क्षमता पर कोई संदेह नहीं है, इसलिए उनका सम्मान करना न भूलें। ताओ यू की बातें सुनकर चीमेन की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। अब रेनफॉरेस्ट 02 को निंजाओं का एक सामान्य अवलोकन प्राप्त हो गया है और उन्हें इस बात का अंदाजा है कि जोनिन किस स्तर का होता है। इस व्यक्ति को नव विकसित क्षेत्र में भी शीर्ष स्तर का विशेषज्ञ माना जाता है। ठीक है, बस इतना ही। अगर कोई आपात स्थिति हो तो आप सीमा पार से भी मुझसे संपर्क कर सकते हैं, वरना समय बर्बाद न करें। अब आप वापस जा सकते हैं। काफ़ी समय हो गया है, मुझे चलना चाहिए। भाई ताओ को सुरक्षित यात्रा की शुभकामनाएं। चीमेन ने हाथ हिलाया और आकाश में एक परछाई तेजी से गुजरी। काले कवच और जलती हुई लपटों जैसी दिखने वाली काली जादुई धुएं ने उस विशालकाय एलियन ड्रैगन के साथ मिलकर दमन का एक जबरदस्त एहसास पैदा किया। एक बार इसका अनुभव करने के बाद भी खेतों में काम करने वाले आदिवासी मजदूर अभी भी डर से कांप रहे हैं। फिर ताओ यू उछलकर अजगर के सिर पर जा गिरा और हवा के झोंके के साथ तेजी से ऊपर की ओर उड़ गया। किसेम और याओ की निंजा की दोनों टीमें पहले से ही उड़ने वाले ड्रैगन की पीठ पर खड़ी थीं। इसके अलावा ताओ यू के बगल में अचानक एक बेहद खूबसूरत महिला काले रेशमी बॉडीसूट में प्रकट हुई। ये स्कैथा है। अब जबकि दाओ शिनसी डेमन काल्पनिक जादू संस्करण का दूसरा देवत्वीकरण हो चुका है, स्कैथा युद्ध में प्रवेश न करने पर लंबे समय तक इस जादुई शक्ति को बनाए रख सकती है और उसकी जादुई शक्ति पुनर्प्राप्ति क्षमता में नाटकीय रूप से वृद्धि हुई है। दाओ हृदय में दानव बीज काल्पनिक जादू संस्करण मूल गुण थोड़े उन्नत हैं। किसी दूसरे के शरीर में दानव बीज बो सकता है। आवश्यकता पड़ने पर आसपास के दानव बीज की शक्ति का उपयोग कर सकता है, जिससे उसकी अपनी जादुई शक्ति में संक्षारक, अवशोषक, भक्षणकारी और अशुभ प्रदूषणकारी गुण आ जाते हैं और संबंधित कलात्मक अवधारणाएं प्राप्त होती हैं। इसके अलावा नकारात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जन्मजात राक्षसी शरीर के साथ उत्तम तालमेल भी है। अब क्रेस्ट वर्म्स से भरा हुआ ये परग्रही ड्रैगन जादुई शक्ति का अपना बाहरी स्रोत भी माना जा सकता है। अगर ड्रैगन कहीं भी हो तो उसे छाया संचार के माध्यम से खोजा जा सकता है। हालांकि उसने हाल ही में जादुई शक्ति प्राप्त की है, लेकिन इम्प्रिंट इंसेक्ट्स की जादुई शक्ति प्रवर्धन विधि के कारण, जो अत्यधिक शक्ति खींचकर तेजी से सैनिकों का निर्माण करती है, और एलियन ड्रैगन के जादुई शक्ति के बाहरी स्रोत के रूप में उसकी जादुई शक्ति की विशाल मात्रा पहले से ही उसके वास्तविक सार के बराबर है। इसके अलावा दाओ हॉट सीड डेमन के द्वितीय देवत्वीकरण के कारण, यद्यपि राक्षसी शक्ति के नकारात्मक गुण अत्यधिक हैं और गुण अत्यंत विलक्षण हैं, यिन और यांग तथा पंच तत्वों को एकीकृत करने की क्षमता का अभाव है। फिर भी सामान्य गुणवत्ता के संदर्भ में जन्मजात राक्षसी शरीर से प्राप्त बोनस वास्तविक सार से भी कहीं अधिक है। नकारात्मक गुण स्वयं भी एक सुदृढ़कारी प्रभाव डालते हैं और उनके उपयोग और भी अधिक विविध हैं। संपूर्ण प्रॉपर्टी मार्बल अब काली मिट्टी जैसी जादुई शक्ति से भरा हुआ है और इसमें शुरू में स्कैथा से सीखे गए 2 आदिम रून अंकित किए गए हैं। स्काथा स्वयं छाया लोक को नियंत्रित करती है। हालांकि देवताओं के युग की शक्ति का उपयोग करने वाले इस प्रतीक के प्रभाव फुयुकी छोड़ने के बाद कम हो गए हैं, फिर भी यह उसके क्षेत्र अवरोध को मजबूत करने और उसकी भ्रष्ट जादुई शक्तियों का उपयोग करने के तरीकों को बढ़ाने के लिए काफ़ी मूल्यवान है। अगर कोई मजबूत प्रतिद्वंदी मैदान में उतरता है तो घरेलू मैदान का जबरदस्त फायदा निश्चित रूप से मिलेगा। वातावरण, सामाजिक स्थिति और कौशल, ये सभी कारक युद्ध को बहुत प्रभावित करते हैं। अब नए प्रतिभा और क्षमता बोनस के साथ अद्वितीय सीमा ये सुनिश्चित करने के बराबर है कि आपके द्वारा फेंका गया पासा हमेशा एक बड़ी संख्या हो, जबकि दुश्मन का पासा एक छोटी संख्या हो। ताओ यू को तो ये भी विश्वास था कि वह आमने सामने की लड़ाई में उस धनी युवती को हरा सकता है।
जब तक आप किसी को अपनी अद्वितीय सीमा में खींच लेते हैं तब तक आप उच्च स्तर के विरोधियों से लड़ सकते हैं। आखिरकार हमने बाजी पलट दी है और नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया है। स्टॉप। अध्याय 425 मध्य पृथ्वी। अध्याय 425 मध्य पृथ्वी। मध्य पृथ्वी इनिंगवेग। यह उजाड़ भूमि इनिंगविच के अधिकांश भाग पर फैली हुई है, जो मध्य पृथ्वी में लगभग नगण्य क्षेत्र है, जिसे गोंडोर के प्रभाव का पश्चिमी किनारा माना जाता है। एक समय यह अंगमार के जादूगर राजा के अधीन दुष्ट आत्माओं द्वारा आबाद थी। ये काफी हद तक निर्जन रहता है, कभी कभी बुरी आत्माओं से ग्रस्त रहता है। यहाँ मुट्ठी भर मनुष्य रहते हैं और यहाँ तक कि कुछ हॉबिट भी हैं जो कहीं और से आकर यहाँ बस गए हैं। अरे बाप रे, 4000 किलोमीटर! यह इतनी दूर कैसे हो सकता है? रेत के तूफान के बीच, इच्छाशक्ति के त्वरण को पूरा करने के बाद और नश्वर दुनिया में कठिन प्रशिक्षण के संचय के साथ ताओशी के यी जिनजिंग, हालांकि अभी भी स्तर 1 पर हैं, अब इच्छाशक्ति त्वरण की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि महसूस कर रहे थे। इस उच्च गुणक का अब उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि इसका ये भी अर्थ है कि उसकी ताकत में कुछ हद तक सुधार हुआ है, जैसा कि इच्छाशक्ति की खपत में उल्लेखनीय वृद्धि से स्पष्ट होता है। मुझे नहीं पता कि मैं इन 15 दिनों में लेवल 2 तक पहुंच पाऊंगी या नहीं। शायद नहीं। ये जिनकी आवश्यकताएं बहुत कठिन हैं। मेरा लक्ष्य 1 साल में लेवल 3 तक पहुंचना है। 2 होल्जमैन शील्ड, उच्च श्रेणी की बुलेट प्रूफ जैकेटों का पूरा सेट, पीठ पर AT-200 असॉल्ट राइफल और कमर पर एजोर लाइट स्वॉर्ड के साथ ताओशी पूरी तरह से हथियारों से लैस है। तैयारी के मामले में वह भीतरी शहर के अधिकांश अभिजात वर्ग से भी बेहतर स्थिति में है। मेरी प्रतिभा डायनामिक विजन का स्तर सी जोड़ है, जो वास्तव में बुरा नहीं है। कम से कम AT-200 और मेरे निशानेबाजी कौशल के दम पर मैं एलियंस के समूहों का सामना कर सकता हूं। बस दिक्कत यह है कि सफ़र थोड़ा लंबा है। अपनी घड़ी पर अंकित सिग्नल स्रोत की दिशा और अनुमानित दूरी को देखकर ताओशी आह भरे बिना नहीं रह सका। जब मैं पहली बार यहां आया तो मैंने एक लॉन्गवेव रेडियो ट्रांसमीटर का उपयोग करके आपके चैनल पर एक बार संदेश भेजा और फिर मैंने इसे लूप में भेजने का विकल्प चुना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं इसे इतनी दूरी पर प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। बेस पर नए रंगरूटों के चैनल पर रेडियो स्टेशन सुनते हुए ताओशी ने परिवेश और स्थिति के आधार पर अपने वर्तमान स्थान का अनुमान लगाया। मिडिल अर्थ, एक ऐसी जगह जहां अभी तक खोजबीन करने वाले क्षेत्र ने कदम नहीं रखा है। मुझे उम्मीद है कि हमें किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अपने उपकरणों की दोबारा जांच करने के बाद ताओशी निर्देशों द्वारा इंगित सामान्य दिशा में चलने लगा। गोबी रेगिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही सामरिक बूटों से चरमराहट और कराहट की आवाज आई। ये गॉगल्स, जो हवा और बुलेट से सुरक्षित हैं, नीचे खींचने पर इनमें एक विशेष इंफ्रारेड इमेजिंग फंक्शन भी होता है और ये कम समय में कुछ जानवरों के पैरों के निशान भी देख सकते हैं। सूखा राशन बिना किसी समस्या के 15 दिनों तक चल सकता है, लेकिन निरंतर व्यायाम और तैराकी केवल 3 या 4 दिनों तक ही चल सकती है। यहाँ तक कि अगर हम अपनी आंतरिक शक्ति पर भी भरोसा करें तो भी हम इसे अधिकतम 2 दिनों तक ही बढ़ा सकते हैं और इससे हमारी युद्ध क्षमता प्रभावित होगी। गोबी रेगिस्तान का वातावरण थोड़ा मुश्किल है। चलते समय ताओशी लगातार सतर्कता से चारों ओर देखता रहा। यद्यपि उसकी आंतरिक ऊर्जा अभी इतनी प्रबल नहीं थी कि उसे बाहर की ओर प्रक्षेपित किया जा सके, फिर भी शरीर के भीतर ऊर्जा का संचार होने से वह बंडल को अपेक्षाकृत आसानी से उठा पा रहा था। उसने अपनी घड़ी को भी ठीक किया और आसपास के चैनल खोजने लगा। उसने कोई संदेश नहीं भेजा, उसने बस उसे सिंक्रोनाइज्ड रिसीविंग मोड पर सेट कर दिया। प्रसारण अड्डे से, पास के सार्वजनिक स्क्रीन से और चाओयांग सोसाइटी के चैनल से किया गया था। लगभग आधे दिन बाद उन्हें सार्वजनिक चैट में एक संदेश मिला। उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ना बंद करो। ये समुद्र है, धिक्कार है। या तो समुद्र पार करो या उत्तर की ओर बढ़ते रहो, देखो कि क्या कोई भूभाग इससे जुड़ा हुआ है। मध्य पृथ्वी वर्षावन 01 से जुड़ा होना चाहिए और दूसरी तरफ ड्यून 01 या वर्षावन 02 से जुड़ा हो सकता है। दिशा का निर्धारण दुनिया के वर्तमान चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है और यदि हर कोई इस दुनिया में है तो दिशा लगभग समान होती है। पहले शांत रही सार्वजनिक चैट से यह आवाज आने के बाद एक और आवाज सुनाई दी, जो जाहिर तौर पर छुपकर सुन रही थी। अरे भाई, तुम्हारे यहाँ क्या हालचाल है? अगर यहाँ समुद्री पानी है तो हम शुद्धिकरण उपकरण से कुछ ताज़ा पानी भर सकते हैं। लगता है हम पानी के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। मैं चांगजी फैंग परिवार से फैंग जिंग हूँ, क्या तुम मेरे साथ मिलकर काम करना चाहोगे? तो आप हैं फैंग परिवार के युवा स्वामी। मैं एक साधारण परिवार से हूँ। रास्ते में मुझे एक देहाती लड़की मिल गई। हम मिल सकते हैं। हम भाग्यशाली हैं। शहर के बाहर से लोगों को वहां लाने से हमें इनाम मिलेगा। नवविकसित क्षेत्र में अनकप बहुत मूल्यवान है और हम उन्हें टेलीपोर्टेशन स्लॉट के लिए बदल सकते हैं। हाँ, किस्मत अच्छी है। ताओशी चुपचाप सार्वजनिक चैट में उन दोनों की शेखी बघारते हुए सुनता रहा। फिर उसने अपना लॉन्गवेव रेडियो निकाला और उसमें बात की। भाई, क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैंने पब्लिक चैट में 2 इनर सिटी पाइनियर्स की आवाज़ सुनी।
हो सकता है कि इस बार ज़्यादातर निशाने पर इसी इलाके के लोग हों। मैं उनके साथ मिलकर काम करने वाला हूँ। उनमें से एक इनर सिटी लॉन्ग स्ट्रीट पर रहने वाले फैंग परिवार का फैंग जिंग है। चूंकि यह केवल एक लंबी तरंग वाला रेडियो स्टेशन था जो बाहरी दुनिया को प्रसारण कर रहा था, इसलिए बोलने के बाद और इसे लूप पर सेट करने के बाद उसने रेडियो को वापस अपने बैग में रख दिया। ताओ यू ने उसे यही बताया था, रास्ते में जब भी भीतरी शहर के लोगों से सामना हो तो सावधान रहना। हालांकि अगर भीतरी शहर में किसी प्रतिष्ठित परिवार के सदस्य मिले तो उन्हें रेडियो पर सूचना देना, फिर उनके पास जाकर उनसे मिलना और उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए कहना। आखिरकार ताओ शी ने तो अभी कुछ ही समय से व्यवस्थित रूप से अभ्यास किया है, जो कि आम शहरी शिष्यों के अभ्यास समय से कहीं कम है। कई चीज़ों और अनुभवों को संचित होने में समय लगता है, इसलिए शहरी शिष्यों की सहायता मिलना बुरा नहीं है। भीतरी शहर में ताओ यू की बदनामी उसकी अच्छी प्रतिष्ठा पर भारी पड़ गई और उसने जितने लोगों की मदद की उससे कहीं अधिक लोगों को नाराज किया। लेकिन कोई बात नहीं, ताओ यू कोई समझदार इंसान नहीं है। उसका चरित्र पहले ही स्थापित हो चुका है और यह वास्तव में काफ़ी उपयोगी है। शाम के समय समुद्र तट पर अलाव के ऊपर कई समुद्री मछलियां भुनी जा रही थीं। इसी बीच एक आकृति जिसके हाथ पर स्पष्ट यांत्रिक निशान थे और फैंग जिंग, जिसके रूप में कोई विशेष परिवर्तन नहीं दिख रहा था, दोनों ने ताओशी को देखा, जो एक लंबी तरंग रेडियो पकड़े हुए जानकारी अपडेट कर रहा था और उनके चेहरे पर कुछ सूक्ष्म भाव थे। उद्धरण चिन्ह। दूसरे व्यक्ति का नाम नोएल है, वह एक मैकेनिकल मॉडिफिकेशन विशेषज्ञ है। हम फिलहाल समुद्र तट पर हैं, तट के किनारे उत्तर की ओर बढ़ रहे हैं और रेन फॉरेस्ट 01 को पार करने का इरादा रखते हैं। हमारे साथ शहर के बाहरी इलाके से 2 अन्य यात्री भी हैं। ताओशी की बात सुनने के बाद उसने एक लूप बनाया और संदेश को अपने बैग में रख लिया। फैंग जिंग ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कान ला दी। भाई ताओशी वाकई बहुत सतर्क हैं। असल में बिजली बचाने के लिए इतनी बार बदलाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यांत्रिक संशोधन के संदर्भ में नोएल के होंठ भी फड़कने लगे। 8 भुजाओं वाले वज्र का छोटा भाई, वे सचमुच पागल हैं। ये बदमाश अब शहर के भीतरी इलाकों के उन शक्तिशाली परिवारों से भी ज़्यादा मशहूर हो गया है। कुछ मायनों में वह चाओयांग सोसाइटी के अध्यक्ष गु कियू से भी ज़्यादा सिरदर्द है। गु कियू ने अपने हर कार्य में हमेशा एक उदाहरण प्रस्तुत किया, ईमानदारी से काम किया और उचित व्यवहार बनाए रखा, जो सत्यनिष्ठा की भावना का प्रतीक था। इसलिए अपनी असाधारण ताकत के बावजूद वह गुप्त रूप से शहर के भीतरी इलाके का शीर्ष विशेषज्ञ था। लेकिन असल में बहुत से लोग उससे डरते नहीं हैं, खासकर वे आम परिवार जिन्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। लेकिन 8 भुजाओं वाला वज्र बिल्कुल अलग है। हालांकि उनकी वर्तमान ताकत गुकियू की तुलना में काफ़ी कम हो सकती है, लेकिन उनके काम करने का तरीका वाकई सिरदर्द पैदा करता है। इसके अलावा इसकी विकास दर को देखते हुए भविष्य में इसका गुकियू के स्तर तक पहुंचना या उससे भी आगे निकल जाना स्वाभाविक है। उनके पास शक्ति है, वे लापरवाही से काम करते हैं और प्रतिशोध की भावना रखते हैं, उनसे बचना वाकई बहुत ज़रूरी है। बाकी सब बातों को एक तरफ रख दे तो उनके छोटे भाई का यहाँ बैठकर लॉन्गवेव रेडियो सिग्नल को अपडेट करना शुरू कर देना ही उन्हें पूरी तरह से हैरान कर गया है। खैर, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें इस व्यक्ति को रास्ते में सुरक्षित रूप से ले जाना होगा। सौभाग्य से उसका उपकरण भी कमज़ोर नहीं था। उन्होंने आपस में जानकारी साझा की और चून की डायनामिक विजन एक ऐसी प्रतिभा है जिसे जल्दी सीखा जा सकता है, इसलिए वे एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। इसके अलावा शहर के बाहरी इलाके से 2 किसान हैं जिन्हें तोप के चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि नए विकास क्षेत्र से दूरी थोड़ी अधिक है, लेकिन आमतौर पर चिंता की कोई बात नहीं है। सामान्य तौर पर जब तक वे बेहद बदकिस्मत न हो, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अग्रदूतों को जागृति के दिन शायद ही कभी हताहतों का सामना करना पड़ता है। भाई ताओशी, आज रात आराम करो। मैं और नूर बारी बारी से पहरा देंगे। बाहरी शहर से 2 किसान भी थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ काम करने के लिए एक था। साथ ही नॉर द्वारा संशोधित किए गए 2 स्वायत्त मशीन गन बुर्ज भी थे, इसलिए रक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक पूर्ण थी। यात्रा थोड़ी लंबी है और हम निश्चित रूप से आधे महीने में वहां नहीं पहुंच पाएंगे। साथ ही गोला बारूद और रसद की व्यवस्था भी थोड़ी तंग हो सकती है और हमें रास्ते में एक बार वापस लौटना पड़ सकता है। यह एक दीर्घकालिक टीम गतिविधि है और हम कुछ समय तक साथ रहेंगे। आप दोनों का आपकी सहायता के लिए धन्यवाद। ताओशी ने इस बात का जिक्र नहीं किया कि उनका भाई उन्हें लेने आ सकता है और न ही उन्होंने अपने लॉन्गवेव रेडियो स्टेशन के कवरेज क्षेत्र का खुलासा किया। उन्होंने उस गोपनीयता को बरकरार रखा जो बनाए रखने के लिए अनिवार्य थी, जिसने वास्तव में उन्हें और भी अधिक प्रभावशाली बना दिया। मुझे कहना पड़ेगा कि मेरा तरीका काफ़ी व्यवहारिक है। हालांकि जैसे ही रात हुई और ताओशी ध्यान में पालथी मारकर बैठने लगे, नोएल द्वारा लगाए गए निगरानी कैमरों ने एक चेतावनी संदेश भेजा, जिससे उनके माथे पर एक यांत्रिक धड़कन दौड़ने लगी। सावधान रहो, कुछ आ रहा है। इसके बाद उनकी आंखों की पुतली बदल गई और निगरानी कैमरे से मिली तस्वीर दिखाई देने लगी।
कवच पहने, भयानक चेहरों वाले, हथियार लिए और कुछ सूंघते हुए कई आदमी चुपके से आग की रोशनी की ओर बढ़े। ऐसा लगता है कि आग की लपटों ने इन लोगों का ध्यान आकर्षित किया। फुटेज से पता चलता है कि उनके कवच को कुछ नुकसान पहुंचा था और उसके कई हिस्सों पर सूखा खून लगा हुआ था। उनके हथियार भी क्षतिग्रस्त प्रतीत हो रहे थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे किसी भीषण युद्ध से गुजरे थे और आपदा से भाग रहे थे। उनके मुंह से लार टपकने और लगातार निगलने से तो यही लगता है कि उन्हें भूख लगी है। स्टॉप। अध्याय 426 पुनर्जन्म करता। कवच पहने हुए उसकी दौड़ने की गति 12 मीटर प्रति सेकंड से अधिक है और वह शारीरिक रूप से काफी मजबूत है। चलो सटीक निशाना लगाकर ही काम चलाते हैं। हाँ, सिर पर गोली मारने से ज्यादा गोलियां बर्बाद नहीं होंगी। ताओशी ने 8200 को कवच भेदी राउंड में बदल दिया। रात के अंधेरे में चुपके से घुस रहे 5 या 6 लोगों पर सीधा निशाना साधा, जो आधे ओर्क्स जैसे दिख रहे थे, और फिर ट्रिगर दबा दिया। नोएल ने भी गोलीबारी शुरू कर दी। बैंग 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 टिल्ड। सिर पर लगी हर गोली से खून की बौछारें उड़ने लगीं और ओर्क सैनिक मारे गए। तुम जाओ और उनकी लाशें घसीटकर यहाँ लाओ। कुछ भी छिपाने की कोशिश मत करना। तुम्हें पता है मैं उन्हें देख सकता हूँ। नोएल ने शहर के बाहरी इलाके में रहने वाले 2 अग्रदूतों की ओर इशारा किया, जो बिना किसी शिकायत के दौड़कर उनके पास आ गए। शहर के भीतरी इलाकों के अग्रदूतों से जुड़े रहने का मतलब कुछ कठिन श्रम करना हो सकता है, लेकिन यह एक हद तक सुरक्षा प्रदान करता है। वे स्वयं भी मूल्यवान हैं और वे उन्हें बिना किसी कारण के मौत के मुंह में नहीं भेजेंगे। इसके अलावा ताओ परिवार का युवा मुखिया कभी कभी उन दोनों की मदद करता था। हालांकि उनके पास बहुत काम होता था, फिर भी उन्हें बुनियादी सम्मान प्राप्त था। इतना ही उन दोनों को संतुष्ट करने के लिए काफ़ी था। ये शहर के भीतरी इलाकों के अभिजात वर्ग का सीधे अनुसरण करने से कहीं बेहतर था। उन 5 या 6 लोगों की ताकत के आधार पर वे पहले से ही उनके लिए एक घातक खतरा थे। भले ही उनके पास साधारण असॉल्ट राइफलें हों, फिर भी उन पर घात लगाकर हमला किया जा सकता है और प्रतिक्रिया करने से पहले ही उन्हें मार दिया जा सकता है या तीरों से गोली मार दी जा सकती है। लेकिन भीतरी शहर के सरदारों के लिए यह महज कुछ गोलियों का मामला था। शव को घसीटते हुए वे ताओशी को ईर्ष्या भरी निगाहों से भी देख रहे थे। इस दौरान ताओ परिवार शहर के बाहरी इलाकों में काफ़ी प्रसिद्ध हो गया था। शहर के बाहरी इलाकों से लोगों का शहर के भीतरी इलाकों में आकर बसना कोई असामान्य बात नहीं है। प्रतिभाशाली व्यक्तियों का उभरना और फिर उनका भीतर आकर बसना शहर के बाहरी इलाकों के कई लोगों के लिए एक उम्मीद की किरण है। ताओ परिवार जिस गति से प्रसिद्धि प्राप्त करता है, वह आज भी काफ़ी आश्चर्यजनक है। इसे शहर के बाहर एक अति शक्तिशाली रणनीति के रूप में प्रचारित किया गया था, जिसका पिछला उदाहरण एंशिएंट हिल था। यह क्या चीज़ है? यह इंसान जैसा नहीं लगता। इसमें अभी भी जीवन के कुछ लक्षण हैं। सिर में गोली लगने के बाद भी यह इतनी देर तक जीवित रह सकता है। इसकी जीवन शक्ति बहुत प्रबल है। पहले भी रफ्तार कमज़ोर नहीं थी, इसलिए हमें अभी भी सावधान रहने की ज़रूरत है। सौभाग्य से इसमें कुछ कमजोरियां हैं, जिससे एलियंस की तुलना में इससे निपटना आसान हो जाता है, लेकिन हमें नहीं पता कि वे कितनी हैं। इच्छा शक्ति इतनी कम है, प्रत्येक के लिए 5 अंक से भी कम, और कौशल के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है। नोएल और विंडवॉकर आपस में बातचीत करते हुए शव की जांच करते रहे। ताओशी को वास्तव में इस क्षेत्र में उनके जितना अनुभव नहीं था, या यूं कहें कि ताओयू को भी संबंधित मामलों का उतना व्यापक ज्ञान नहीं था, इसलिए वह चुपचाप एक तरफ बैठकर सुनता रहा। उन्होंने यह बात केवल डायनामिक विजन का उपयोग करके रक्त के धब्बे देखने के बाद कही। वे हाल ही में किसी युद्ध में शामिल हुए होंगे। ये घाव के निशान आज के हैं। हाँ, यहाँ आसपास दुश्मन हैं। हमें आज रात पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। लेकिन उसी क्षण नोएल की जांच फिर से शुरू हो गई। लेकिन इस बार उसकी आंखों का परितारिका कनेक्शन बनते ही उसे दूसरी तरफ से होटिल्ड की आवाज़ सुनाई दी, और फिर लगभग एक साथ ही सारे प्रोब नष्ट हो गए। सावधान, मेरे सारे प्रोब नष्ट हो गए हैं। दुश्मन आ गए हैं। वे शायद गोलीबारी की आवाज़ सुनकर आकर्षित हुए हैं। नोएल की 2 स्वचालित मशीन गनों ने अपनी दिशा बदलना शुरू कर दिया, और उन सभी ने अपना गुरुत्वाकर्षण केंद्र नीचे कर लिया और चट्टान के पीछे छिपकर रक्षात्मक मुद्रा अपना ली। विश्राम के लिए इस स्थान को चुनना स्वाभाविक रूप से भौगोलिक दृष्टि से एक अच्छा लाभ है। नोएल ने सीधे आगे की ओर सेंसर माइंस की एक पंक्ति भी दागी। जांच उपकरणों का तुरंत पता चल गया और सभी को एक साथ बुझा दिया गया। ये पीछे हटने का समय नहीं था। अगर वो दुश्मन है तो हम बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले हैं। लेकिन उसी क्षण अंधेरे से एक ठंडी आवाज आई। क्या आप ट्रेल ब्लेजर्स से हैं? बाहर आकर बोलिए। वे एक समान भाषा नहीं बोल रहे थे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छाशक्ति के कारण समूह उन्हें स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम था। ये वही पुनर्जन्म लेने वाला है जिसके बारे में आजकल अफवाहें चल रही हैं। फैंग जिंग का चेहरा गंभीर था। इसके बाद ताओ शी ने उत्सुकता से अपना लॉन्ग वेव रेडियो निकाला और जानकारी को अपडेट करना शुरू कर दिया। भाई, हमारा सामना एक पुनर्जन्म लेने वाले व्यक्ति से हुआ है।
ताओशी के कार्यों को देखकर फैंग जिंग और नुओएर को अनपेक्षित रूप से राहत का एहसास हुआ। इस आदमी के आसपास होने से हमेशा तनाव ही नहीं होता। इस समय परिवार के सदस्य के रूप में फैंग जिंग ने गहरी आवाज में बात की। साथी पुनर्जन्म लेने वालों, यहाँ हमारी कोई रुचि या उद्देश्य नहीं है, हम बस वापस लौटने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हैं। ओह, ट्रेल ब्लेजर्स का एक नवागंतुक। इसी बीच दूसरी तरफ के लोग ट्रेल ब्लेजर्स के बारे में पहले से ही कुछ जानते हुए प्रतीत हुए और उन्होंने एक हल्की सी आह भरी। चिंता मत करो, हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। फिलहाल हमारे बीच हितों का कोई टकराव नहीं है। आपका सामान काफ़ी अच्छा दिख रहा है। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, इसलिए हम कुछ सामान ढूंढने में आपकी मदद करने आए हैं। हम आपको बाद में वापस छोड़ देंगे। दूसरी तरफ से आए आवाज़ ने सभी के चेहरों पर निराशा का भाव पैदा कर दिया। हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, आकर मदद करें से आपका क्या मतलब है? उनमें केवल तोप के चारे और बोझ ढोने वाले जानवरों की कमी है। हम इससे परिचित हैं। शायद उन कुछ जीवों का सामना पुनर्जन्म लेने वालों से हुआ होगा, इसीलिए वे इतनी दयनीय स्थिति में पहुंच गए। वे शायद किसी विशाल बिखरी हुई सेना का हिस्सा रहे होंगे। उन्होंने गोलियों की आवाज़ सुनी होगी, रोशनी की चमक देखी होगी और नोएल के निगरानी उपकरण का पता लगाया होगा। यांत्रिक संशोधनों में उपयोग किए जाने वाले कई तकनीकी उपकरण वास्तव में काफ़ी प्रभावी होते हैं। नोएल के पास 2 फोल्डिंग टू ही ड्रोन भी हैं। खैर, हमें बेस पर वापस जाने की जल्दी है। हमने बेस से संपर्क कर लिया है। फैंगशिंग बिल्कुल भी वहां जाकर गुलाम जैसा बर्ताव नहीं करवाना चाहता था, इसलिए उसने विनम्रतापूर्वक मना करने की कोशिश की। हे, वो शुरू वाला लॉन्गवेव रेडियो स्टेशन। हम उसे पूरी तरह से ब्लॉक तो नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमें पता चल जाता है कि तुम क्या प्रसारित कर रहे हो। क्या तुम्हारे किसी भाई का कोई बहुत ताकतवर भाई है? एक ठंडी हंसी गूंजी, जिससे उनके चेहरों के भाव थोड़े बदल गए। उनसे बहस करना बंद करो, बारूदी सुरंगें हटाओ और आज्ञाकारी होकर इधर आओ। हम बस इतना चाहते हैं कि तुम उस व्यक्ति को ढूंढने में हमारी मदद करो। जैसे ही हम उसे ढूंढ लें, यहाँ से निकल जाओ। हमारे पास समय बर्बाद करने का समय नहीं है। जल्दी करो, मैं 3 तक गिनूंगा और अगर तुमने तब तक इसे वापस नहीं लिया तो तुम मर जाओगे। तीनों पुनर्जन्म लेने वालों की आवाज़ों ने उन 5 पर अत्यधिक दबाव डाला। जिस व्यक्ति ने कहा था कि अगर वे इसे वापस नहीं लेंगे तो वह मर जाएगा, उसने अपनी कमर से कटाना निकाली और दूर से ही वार किया, जिससे तुरंत ही हवा का एक तेज झोंका उत्पन्न हो गया। हवा के तेज झोंके सबके सिर के ऊपर से गुजरे, जिससे उनके चेहरे के भाव बदल गए। बहुत मजबूत। ताओशी भी हैरान रह गया। अगर उसका भाई आता भी तो शायद वह इतना ताकतवर नहीं होता। इसका आक्रमण क्षेत्र काफ़ी बड़ा है और यह बेहद घातक है। कम से कम उसके नज़रिए से तो उनमें से कोई भी इस झटके को सहन नहीं कर सकता था। ये जल्द ही होल्ट्समैन शील्ड की रक्षात्मक सीमा के करीब पहुंच जाएगा। सैद्धांतिक रूप से उसके जैसा एक व्यक्ति एक ही झटके में पूरे क्षेत्र को नष्ट कर सकता है। यह जमीन पर बिछी बारूदी सुरंगों को भी साफ कर सकता है। मेरे भाई के अनुसार दूसरी पार्टी ने हमसे इसे वापस लेने के लिए इसलिए कहा क्योंकि यह आज्ञाकारिता की परीक्षा थी। मैं इसे ले लूँगा, मैं इसे ले लूँगा। नोएल अब और दबाव सहन नहीं कर सका और अजीबोगरीब तरीके से बाहर आकर बिखरी हुई बारूदी सुरंगों को वापस अपनी जगह पर लाने के लिए एक विशेष चुंबकीय पुनर्प्राप्ति उपकरण का इस्तेमाल करने लगा। पुनर्जन्म लेने वालों ने संतुष्टि से सिर हिलाया। बिल्कुल सही। जैसा कि कहावत है, समझदार व्यक्ति को पता होता है कि कब झुकना है। चिंता मत कीजिए, हमारा आपसे कोई हित टकराव नहीं है। जब तक आप हमारे काम में दखल नहीं देते तब तक सब ठीक है। उनमें से एक व्यक्ति, जिसकी लाल आंखों में अंधेरे में भी 3 टोमोए के निशान स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे, शांत भाव से बोला। वह इन 4 पुनर्जन्म लेने वालों का नेता प्रतीत होता था। वह व्यक्ति जिसने पहले अपनी तलवार से पवन बल का प्रहार किया था, उसके बगल में खड़ा था। ताओशी की तेज दृष्टि ने उन्हें 4 लोगों के चेहरे स्पष्ट रूप से देखने की अनुमति दी। काले बालों और लाल आंखों वाला एक सुंदर युवक, जिसके शरीर पर 3 टोमोए चिन्ह थे, और एक ठंडे चेहरे वाला अधेड़ उम्र का व्यक्ति जिसने हवा का ब्लेड चलाया। एक मोहक सुंदरी जिसने कम से कम कपड़े पहने हैं, एक नर्तकी की पोशाक में है जिसमें गहरा विनेक है और उसके हाथ में एक पंखा है, और एक 2 मीटर से अधिक लंबा हट्टा कट्टा व्यक्ति है जो एक बहु बैरल वाली मशीन गन और गोला बारूद का डिब्बा लिए हुए है। इसकी आंख के एक तरफ की लाल चमक को देखकर ऐसा लगता है कि यह एक यांत्रिक संशोधन है। इन 4 लोगों में से केवल एक के शरीर में यांत्रिक संशोधन किए गए हैं, इसलिए संभवतः ड्रोन या जांच उपकरण जैसे सहायक उपकरण अधिक नहीं होंगे। चलिए रेडियो पर एक नज़र डालते हैं। ऐसा लगता है कि यह मनोकामना पूरी करने वाली चीज़ है। मशीन गन लिए हुए उस हटे कट्टे आदमी ने ठंडी सांस ली। ताओशी शहर के बाहरी इलाके से था। हालांकि वह शहर छोड़ने के लिए अनिच्छुक था, फिर भी वह लोगों को समझने और परिस्थितियों का आकलन करने में माहिर था। बिना कुछ कहे उसने लॉन्गवेव रेडियो उसे सौंप दिया। ये सच है, लेकिन ये बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। मुझे आश्चर्य है कि यह कितने में बिक सकता है।
बिना कोई सवाल पूछे उसने पोर्टेबल लॉन्गवेव रेडियो को सीधे अपने बैकपैक में डाल दिया। अपने पास मौजूद उन सभी वस्तुओं को बाहर निकालो जिनमें मनोकामना पूरी करने की शक्ति है और मुझे उन्हें देखने दो। लॉन्गवेव रेडियो लेने के बाद उस हटे कट्टे आदमी को मानो सफलता का स्वाद मिल गया और फिर उसने उन आदमियों को अपना सामान सौंपने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। ऐसा प्रतीत होता है कि कम से कम इच्छा शक्ति वाली वस्तुओं के संदर्भ में पाइनियर्स और रीइंकार्नेटर अभी भी उनका परस्पर उपयोग कर सकते हैं। तुम सचमुच सब कुछ चाहते हो? लाल रंग की नर्तकी की पोशाक पहने अपनी मोहक आकृति वाली महिला ने अपने होठों को सिकुड़कर व्यंग्यात्मक टिप्पणी की। ये देखकर उस हटे कट्टे आदमी को हंसी आ गई। उसने आइसक्रीम खाते हुए जल्दी से उसे ऊपर से नीचे तक 2-3 बार देखा और फिर बोला, तुम सब अच्छे से खाते पीते हो और भूखे लोगों की भूख को नहीं जानते। तुम्हारे पास पैसों की कमी है, लेकिन मच्छर का पैर भी आखिर मांस ही होता है। अपने साथियों से निपटने के बाद उसने पीछे मुड़कर बाकी लोगों को देखा और अपनी बंदूक को समायोजित किया। क्या मेरे शब्दों का महत्व भाई लिन के शब्दों से कम है? फैंग जिंग और अन्य लोग भी असहाय होकर देख सकते थे कि उनके टीम लीडर लिंगे और यहाँ तक कि वह महिला भी शायद इन चीज़ों की ज़्यादा परवाह नहीं करते थे, लेकिन ये बड़ा आदमी थोड़ा लालची था। अब वह कुछ नहीं कर सकता, उसके साथी खिलाड़ी निश्चित रूप से उसे रोक नहीं पाएंगे। अंततः उसका जीवन अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए उसने अपने पास मौजूद कुछ चीज़ें निकाल लीं। ताओशी एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन दोनों पक्षों के बीच की दूरी को देखते हुए उसने लाचारी से आह भरी। एजोर लाइट स्वॉर्ड और 2 होल्जमैन शील्ड जमीन पर रखे गए थे। मैंने घड़ी उतारते समय बस संकोचपूर्वक पूछा था, यह एक उपकरण है जिसका उपयोग मैं अपने भाई से संवाद करने के लिए करता हूँ। इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, लेकिन क्या आप? स्नैप! एक थप्पड़ से ताओशी जमीन पर गिर पड़ा, उसका गाल सूज गया था और उसके कई दाढ़ के दांत टूट गए थे। उसे सबक सिखाने के बाद उस हटे कट्टे आदमी ने एक भयावह मुस्कान के साथ घड़ी छीन ली। क्या तुम मुझे धमकाने के लिए अपने भाई का इस्तेमाल कर रहे हो? बच्चे, अगर हमारे पास कोई मिशन न होता तो हम तुम्हारे तथाकथित जमावड़े वाले स्थान की जरूर जांच करते। जैसे जैसे वह बोलता गया उसने इन सभी चीज़ों को एक साथ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। एजोर लाइट स्वॉर्ड को देखकर उसकी आंखें थोड़ी चमक उठीं। एक अच्छी तलवार है, अगर हम इसे मार्शल आर्ट के शौकीनों को बेचेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी कीमत मिलेगी। होल्ट्समैन शील्ड प्राप्त करने के बाद उसकी आंखें और भी अधिक चमक उठीं और उसने बोलना बंद कर दिया, चुपचाप उसे अपनी बाहों में रखने की तैयारी करने लगा। 1 मिनट रुको, ये दोनों कौन हैं? हालांकि ये स्पष्ट था कि शेरिंगन के सामने उसके सारे कारनामे पूरी तरह से उजागर हो गए थे। उनके टीम लीडर शुरू में उदासीन लग रहे थे, लेकिन ये देखकर कि वह व्यक्ति अचानक बोलना बंद कर दे और छिपने की कोशिश करे, कप्तान, जो उसके स्वभाव को जानता था, ने तुरंत उससे पूछा कि क्या हुआ है। इससे उस हटे कट्टे आदमी को शर्मिंदगी हुई, जिसने फिर होल्ट्समैन शील्ड निकाली और उसे सौंप दी। फिर वह पीछे मुड़ा और गुस्से से ताओशी को घूरने लगा। अरे यार, जल्दी बताओ ये कहाँ से आए हैं? ये 2 हैं, ये तो पक्का संयोग से नहीं मिले होंगे। टीम लीडर, जिसने शुरू में बहुत कम दिलचस्पी दिखाई थी, ने होल्ट्समैन शील्ड प्राप्त करने के बाद थोड़ी दिलचस्पी दिखाए। ये वाकई एक काफ़ी अच्छा उत्पाद है, प्रारंभिक चेतावनी का प्रभाव अच्छा है। फिर उसने ताओशी की ओर मुड़कर देखा, जो अभी अभी उठा था। उसकी आंखों में 3 टोमो चमक रहे थे, मायावी कला, सम्मोहक आंखें। बताओ, तुम कहाँ से आए हो? मेरे भाई ने मुझे ये दिया था। ताओशी, जिसका मुंह थोड़ा लड़खड़ा रहा था, लगभग बिना किसी प्रतिक्रिया के बोला, लेकिन आंतरिक ऊर्जा के अभ्यास से प्राप्त थोड़ी सी आध्यात्मिक शक्ति ने उसे भ्रमों से कुछ हद तक बचाव करने की क्षमता प्रदान की। बोलने के बाद वह जल्दी ही अपने भ्रम से बाहर आ गया। इससे शारिंगन के मालिक भी हैरान रह गए। हालांकि मैं पूरी ताकत नहीं लगा रहा था, लेकिन निंजा की दुनिया छोड़ने के बाद सम्मोहनकारी आंख का प्रभाव कम हो गया और पूरी खाई विशुद्ध भ्रम तकनीकों के लिए बहुत अनुकूल नहीं थी। लेकिन उसके जैसा नवागंतुक शायद औसत व्यक्ति से बहुत बेहतर नहीं होगा, है ना? सवाल का जवाब देने के बाद ये खुद ही मुक्त होने में कामयाब हो गया। इसकी मानसिक क्षमता काफ़ी अच्छी लगती है। ये फिर से तुम्हारा भाई है? लगता है ट्रेल ब्लेजर्स में उसका काफ़ी ऊंचा रुतबा है। जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। आकाश से अचानक एक भयंकर गर्जना सुनाई दी, जिसने वहां मौजूद सभी लोगों में अकारण ही दमन का भाव पैदा कर दिया। पतित जानवर और रिंगरेथ। टीम लीडर, जो किसी बात पर विचार कर रहा था, अचानक उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, जिसके बाद उसे खुशी की लहर महसूस हुई। तैयार हो जाओ, रिंगरेथ बहुत शक्तिशाली हैं, कोई गलती मत करना। घोर अंधेरे रात के आकाश में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई विशालकाय वस्तु बादलों से अचानक प्रकट हुई और हमारी ओर झपट्टा मारती हुई आई। शारिंगन की दृष्टि में ये पतित प्राणी कुछ ज्यादा ही विशालकाय प्रतीत होता है। और क्या वहां ऊपर बहुत सारे लोग नहीं हैं? स्टॉप्ड। अध्याय 427 अंतर्निहित अवरोध प्रभाव। अध्याय 427 अंतर्निहित अवरोध प्रभाव। यह आ गया, ये बहुत बड़ा है, सावधान रहो। उसके
शेरिंगन में तीनों टोमो घूमते रहे। उसने दुश्मन से इतनी तेज गति से सीधे उस पर हमला करने की उम्मीद नहीं की थी। उसने तुरंत हाथ की मुद्राएं बनाईं। फायर रिलीज, ड्रैगन फ्लेम सॉन्ग। आग का बवंडर घूमता हुआ सीधे आकाश में उड़ गया और आसमान से नीचे आ रही विशाल काली छाया की ओर तेजी से बढ़ने लगा। अगले ही पल दा 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 टिल्ड, गोलियों की आवाज गूंज उठी और रोटरी मशीन गन लिए हुए हटे कट्टे आदमी ने आसमान की ओर गोलियों की बौछार करते हुए दहाड़ मारी। ऐसा प्रतीत होता था मानो नीली गोलियों को कोई विशेष क्षमता मिल गई हो। वे रात के आकाश को चीरती हुई उड़ती हुई अजगर के बाहर मौजूद अवरोध से टकरा गईं। हालांकि ऐसा प्रतीत हुआ कि दोनों हमले उस अदृश्य अवरोध द्वारा सीधे निगल लिए गए और गायब हो गए। इसके विपरीत काले अजगर ने अपना मुंह खोला और हरे रंग की अम्लीय लपटों की एक धारा नीचे की ओर निकली। समूह के सदस्य एक दूसरे से दूर हटकर ताओशी और अन्य लोगों की दिशा से तितर-बितर हो गए। जमीन पर हरी लपटों की बौछार होने के बाद चट्टानें भी जलने और गलने लगीं, जिससे आग की एक हरी दीवार बन गई। दयनीय हालत में भागने के बाद चारों पुनर्जन्म लेने वालों को तब एहसास हुआ कि दुश्मन ने वास्तव में उन्हें निशाना नहीं बनाया था। ये तो बस आग की एक दीवार थी जिसने उन्हें उन अग्रदूतों से अलग कर दिया था जिनसे उनका पहले सामना हुआ था। शाबाश, तुम्हारी सेहत कैसी है? फिर से तुम्हारी पिटाई कैसे हो गई? परग्रही ड्रैगन के ऊपर खड़े ताओ यू ने सूजे हुए चेहरे वाले ताओशी की ओर देखा और व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ये व्यक्ति कुछ समय पहले ही उपचार कक्ष से बाहर आया है। हालांकि उसने जानबूझकर परेशानी खड़ी नहीं की, लेकिन स्वभाव से वह निश्चित रूप से उपद्रवी है। बड़ा भाई, ताओशी हकलाते हुए बोलता था, लेकिन उसकी बातों में खुशी की झलक भी झलकती थी। ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मेरा सहारा मिल गया हो। जब ताओ यू पिछली बार वापस आया था तो वह पूरे समय उपचार वार्ड में ही रहा और उसे अलविदा कहने का भी मौका नहीं मिला। अपने बड़े भाई को इस चीज में सवार होकर आते और आसानी से पुनर्जन्म लेने वालों को वापस भगाते हुए देखकर उसने आखिरकार राहत की सांस ली और अपने इस पिछले विचार पर थोड़ा शर्मिंदा महसूस किया कि उसका बड़ा भाई इसे संभाल नहीं सकता। फिर उन्होंने संक्षेप में और जल्दी से बात की। शायद मेरी चीजें कीमती हैं। सावधान रहो, उनमें मानसिक हमला करने की क्षमता है। मुझे तो बस एक नज़र में ही सम्मोहित कर लिया गया था। हाँ, कोई बात नहीं, मैं उनसे निपट चुका हूँ। शारिंगन की बात करें तो ताओ यू ने उसे तब देखा जब वह तेजी से नीचे भागा। फैंगिक्सिंग और नोएल दोनों उत्साहित और हैरान थे। क्या ये वही पौराणिक 8 भुजाओं वाला वज्र है? यह अफवाहों से भी कहीं अधिक प्रभावशाली है। श्री ताओ, सावधान रहें। ये शेरिंगन है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह कोनोहा के किसी व्यक्ति का नहीं है। किसेम एक तरफ खड़े होकर याद दिलाते रहे, फिर टीम को सीधे लैंडिंग के लिए नेतृत्व किया। कागुया के मामले में भी यही बात लागू होती है। निंजा की दोनों टुकड़ियों ने अजगर को घेरने के लिए एक त्रिकोण बनाया और आकाश में अजगर के सिर पर ताओ यू के खड़े होने के साथ पुनर्जन्म लेने वाले अत्यधिक दबाव में थे। उनके चेहरे गंभीर हो गए थे, विशेषकर वह नेता जिसकी आंखें शेरिंगन जैसी थीं, जिसकी आंखें स्कैन की तरह लगातार इधर उधर घूमती रहती थीं। किसाम और कागुया यो ने जिस गति से टीम को नीचे उतारा, उससे उसे तुरंत झटका लगा। जोनिन के नेतृत्व में 2 कुलीन निंजा दस्ते। क्या तुम हिडन मिस्ट विलेज के निंजा बनना चाहते हो? क्या तुम कोनोहा के दुश्मन बनना चाहते हो? खुद को कोनोहा निंजा बताने वाले नेता ने कड़े स्वर में बात की, मानो वह इसका इस्तेमाल उन्हें डराने के लिए करना चाहता हो। ऐसा लगता है जैसे हम दुश्मन नहीं हैं। किसेम मुस्कुराया। किसामे होशिगाकी, अकात्सुकी, शारिंगन का इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति ने अब तक नवागंतुक की पहचान का पता लगा लिया था। उसके चेहरे पर आशंका के भाव थे, लेकिन उसने किसामा होशिगाकी के हथियार को कुछ संदेह और अनिश्चितता के साथ देखा। इससे ताओ यू की भौहें तन गईं। शायद इस आदमी ने भविष्य के किसामा होशिगाकी को देख लिया था। अरे तुम वहाँ, तुम्हें ये शेरिंगन कहाँ से मिला? कोनोहा कहाँ है? ताओ यू एक पैर पर थोड़ा आगे झुकी, नीचे झुकी और ऊपर से चारों लोगों को नीचे देखा। क्योंकि उसे कुछ ऐसा दिखा जिसमें उसकी दिलचस्पी थी, इसलिए उसने तुरंत कार्रवाई नहीं की। उसने पहले ग्राहक से हर संभव लाभ उठाने का फैसला किया। हम आप अग्रदूतों से अलग हैं। मुख्य देवता ने हमें विभिन्न टुकड़ों में बिखेर दिया है और हमें अपनी सटीक स्थिति भी नहीं पता। वह महिला, जो कुछ हद तक माई शिरानुई की वेशभूषा में लग रही थी, धीरे धीरे बोली। ठीक है, तो पहले अपना सामान सौंप दो और देखो कि क्या तुम्हारी जान बचाने के लिए उसकी कोई कीमत है, ताकि तुम्हें चोट न लगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। उन्होंने पहले जो किया था, अब उन्हें उसका फल मिल रहा है। इससे फैंग जिंग और बाकी लोगों को बेहद राहत मिली। तुम्हें लगता है कि तुमने हमें घेर लिया है। कमर पर समुराई तलवार लटकाए हुए अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने हाथ बढ़ाकर तलवार की मूठ को पकड़ लिया। उसका स्वर गंभीर था। ठीक है, तुम्हारे पास कुछ भी अच्छा नहीं है। चलो तुम्हारी आंखें निकाल लेते हैं और देखते हैं कि क्या हम ऐसा कर पाते हैं। हम एलियंस पर परजीवी बनकर भी देख सकते हैं। ताओ यू के बोलते ही चारों पुनर्जन्मकर्ताओं के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि हमारे शुरुआती हमले नाकाम रहे और 2 कुलीन निंजा दस्तों ने उन पर काफ़ी दबाव बनाया, लेकिन उन्होंने हमें बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया।
लेकिन अगले ही पल ताओ यू की प्रकृति के साथ सामंजस्य की आभा अचानक प्रकट हुई और तुरंत उन सभी को अपने आलिंगन में ले लिया। मृत्यु के निकट आने के साथ ही उत्पन्न होने वाली क्षय, आशंका और दुराचार की भावना ने उन्हें ऐसा महसूस कराया मानो वे किसी अथाह खाई में झांक रहे हों। अगले ही पल ताओ यू के पीछे का स्थान कांच की तरह चकनाचूर हो गया, उसके टुकड़े अंडे के छिलके की तरह गिरने लगे और उन टुकड़ों के पीछे एक अनंत अंधकार में खाई थी। ये तेजी से फैला और उन सबको निगल गया। कुछ नवोदित लोग भी टुकड़ों के अलग होने के साथ ही गायब हो गए, मानो वे इस अंधेरी दुनिया से पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हों। एक क्षणिक स्थानिक परिवर्तन के साथ आकाश में ताओ यू और उसके सामने मौजूद लोग हवा में गायब हो गए, जिससे घटनास्थल पर मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। चिंता मत करो, ये सब श्री ताओ की क्षमताओं की बदौलत है, काम खत्म हो गया है, किसेम ने बचे हुए डर के साथ कहा। एक बार यथार्थवादी मार्बल पूरा हो जाने पर ताओ यू निश्चित रूप से किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहेगा जो इस चाल का परीक्षण कर सके। किसेम और बाकी लोगों से ज्यादा उपयुक्त और कौन हो सकता है? उस विशाल काले कीचड़ के विस्तार का विचार जो उसे निगलने ही वाला प्रतीत हो रहा था, यहाँ तक कि किसामा जैसे अनुभवी खोजकर्ता को भी कँपकँपा देता था। कागुयायो को भी कुछ अप्रिय यादें याद आईं, कब्ज के कारण उनका चेहरा विकृत हो गया था। यह क्या है? मेरा पूरा शरीर काली मिट्टी से ढका हुआ था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा मांस गल रहा हो और गल रहा हो, लेकिन मैं सुन्न था और मुझे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा था। मेरा शरीर लगातार धंसता जा रहा था और आकाश से काली मिट्टी की बूंदें गिर रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वह कई अदृश्य काले हाथों में बदल गया हो जो उसे मजबूती से बांधकर दम घोंट रहे हों। वह पूरी तरह से शक्तिहीन महसूस कर रहा था और उसके भीतर की सारी चक्रा शक्ति समाप्त हो गई थी। सीलिंग तकनीक, यह क्या है? वे चारों पुनर्जन्म लेने वाले, जिन्होंने जाल में फंसने से पहले शायद ही कोई संघर्ष किया था, निराशा से भर गए थे। प्रतिरोध करने की बिल्कुल भी शक्ति नहीं है। यह एक वास्तविकता की सीमा है। माई शिरानुई के रूप में कॉस्ट्यूम पहने महिला भी बेहद दुखी दिख रही थी। लौटाया गया सामान अनुपयोगी है, बात खत्म। यह एक गलतफहमी है महोदय, ये सब एक गलतफहमी है। हम पुनर्जन्म लेने वाले और अग्रणी एकमत हैं और हम सभी रसातल के खिलाफ लड़ रहे हैं। पीठ पर बंदूक रखे हुए हटे कट्टे आदमी ने बेताब होकर विनती की। उसका शुरुआती घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। हालांकि उसे लग रहा था कि यह आदमी खाई से भी ज्यादा दुष्ट है, लेकिन इस समय वह केवल जीवित रहने का मौका मिलने की प्रार्थना ही कर सकता था। अब तुम सब मिलीभगत कर रहे हो। काली मिट्टी से निर्मित और फिर धीरे धीरे मानव रूप में परिवर्तित हुए ताओ यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह यथार्थवादी संगमरमर वास्तव में उपयोगी है। यह आपको नकारात्मक जादुई शक्ति को पहले से संग्रहित करने की अनुमति देता है, जिसकी क्षमता आपके शरीर के आकार से लगभग 10 गुना अधिक है। इन भंडारों का उपयोग करने से माना शक्ति कम हो जाएगी, लेकिन माना शक्ति की वास्तविक खपत मुख्य रूप से उस वस्तु पर निर्भर करती है जिसे खींचा जा रहा है। कम से कम इन 4 लोगों के लिए इसका सेवन पूरी तरह से स्वीकार्य है और इसके सेवन और पाचन के बाद अंतर्निहित अवरोध के अंदर मौजूद काली मिट्टी को सीधे फिर से भरा जा सकता है। इसके लिए बाद में इसे इंजेक्ट करने में समय बिताने की आवश्यकता नहीं होती है। लोगों को आकर्षित करने के लिए मुख्य रूप से आपके पास एक सामंजस्यपूर्ण आभा होनी चाहिए जो उन्हें भी प्रभावित कर सके। यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलते हैं जिसकी आभा प्रबल है, तो आप अपनी आभा का विस्तार कम दूरी तक ही कर पाएंगे। अगर यह बहुत शक्तिशाली है, इतना शक्तिशाली कि आप इसे संपीड़ित करके भी अपनी आभा को मुक्त नहीं कर सकते, और इसे मुक्त करने के लिए आपको संपर्क स्थापित करने की आवश्यकता है। इसका विस्तार हो या ना हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अंतर इतना बड़ा है कि इसका कोई महत्व नहीं है। तुम चारों में से केवल एक ही जीवित रह सकता है। कुछ प्रश्न हैं, और जो सबसे अच्छा उत्तर देगा वही जीवित रहेगा। ताओ यू के शब्दों से चारों पुनर्जन्म लेने वालों के चेहरे के भाव बदल गए। हालांकि वे जानते थे कि इससे मतभेद पैदा होगा और वादे पूरे नहीं किए जा सकेंगे, लेकिन उनकी मौजूदा स्थिति में उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। चक्र कैसे प्राप्त किए जाते हैं? आध्यात्मिक ऊर्जा और भौतिक ऊर्जा के बीच की उस चीज को कैसे हासिल किया जाता है? ताओ यू ने शारिंगन के स्वामी को घूरते हुए कहा, ये देखकर कि उससे विशेष रूप से एक प्रश्न पूछा जा रहा है और उसके शरीर पर क्षरण रुक गया है। हालांकि वह अभी भी सुन्नता की स्थिति में था, वह अत्यधिक प्रसन्न हुआ और जल्दी से बोल पड़ा, ये निंजा की दुनिया है। हमारे सर्वोच्च देवता ने हमें चक्र प्राप्त करने का मिशन दिया है। जब तक हम 10 निंजाओं को बुरी तरह घायल करके उनकी जान बचाते हुए उनकी बलि नहीं दे देते, तब तक हमें सर्वोच्च देवता का आशीर्वाद प्राप्त नहीं हो जाता और हम चक्र प्राप्त नहीं कर लेते। इसके अलावा हम बाद में इसी तरह की विधियों का उपयोग करके अपनी शारीरिक और मानसिक शक्ति को बढ़ा सकते हैं, जिससे चक्र निकालने की प्रक्रिया और भी प्रभावी हो जाएगी। उनकी बातें सुनकर ताओ यू को भी थोड़ा अजीब लगा। हे भगवान, धरती पर दुनिया की इच्छाशक्ति सचमुच चीज़ों को अलग तरीके से करती है। यह एक कन्वर्टर की तरह है। हालांकि चक्र गतिविधि में कमी के कारण निंजा जगत से उनका प्रस्थान भी प्रभावित होगा।
इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो शारिंगन को भी संभवतः इसी तरह प्राप्त किया गया होगा। आप जिस निंजा दुनिया में गए थे वह किस वर्ष की थी? क्या आप फ्रैगमेंट फ्रंटियर की आसपास की दुनियाओं के बारे में जानते हैं? मुझे नहीं पता कि इसके बगल में पड़े टुकड़े क्या हैं, क्योंकि मेरा मुख्य ध्यान मिशन को पूरा करने पर है, इसलिए मुझे इसके बारे में जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये लगभग कोनोहा वर्ष 63 का समय है, जब तीसरे होकागे युद्ध में मारे गए थे और अकात्सुकी नामक एक शक्तिशाली संगठन उभरा था। मैं जो जानकारी जानता हूँ वह प्रदान कर सकता हूँ। चून की कोई उपयोगी जानकारी नहीं थी, इसलिए ताओ यू ने स्वाभाविक रूप से इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। तो क्या आपके लौटने के बाद आप परमेश्वर से उपचार प्राप्त कर सकेंगे? इलाज। ये सुनकर वे दंग रह गए। क्या सर्वशक्तिमान ईश्वर इतना दयालु हो सकता है? ताओ यू के पास हमेशा से ही आध्यात्मिक बोध की क्षमता थी, इसलिए उसे काफी हद तक यकीन था कि वह क्षमता खत्म हो चुकी है। पुनर्जन्म लेने वालों में से जो शक्तिशाली हैं उनके बारे में मुझे बताएं। आप मोटे तौर पर किस स्तर पर आते हैं? साथ ही आपके स्थानांतरण के लिए किन विधियों का उपयोग किया गया था और नश्वर दुनिया में आपकी वर्तमान स्थिति क्या है? ... एक और अप्रत्याशित मोड़ के साथ ताओ यू और माई शिरानुई के रूप में कॉस्ट्यूम पहने खूबसूरत महिला कई सामान लेकर फिर से प्रकट हुए, जबकि अन्य तीन के साथ केवल कप्तान ही रह गया, जो अभी भी अपने चेहरे पर एक फेसगा के साथ सो रहा था और जिसका जीवन या मृत्यु अनिश्चित थी। ताओ यू ने अपने हाथ में रखी एक बोतल को देखा, जिसके अंदर 2 शेरिंगन आंखें थीं और हल्की सी आह भरी। शारिंगन केवल इच्छाशक्ति की शक्ति है, इसे आत्मसात करके कौशल में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। हालांकि इसे उन लोगों को बेचा जा सकता है जिन्होंने अपने शरीर में बाहरी वस्तुएं प्रत्यारोपित की हैं, जिससे इसका मूल्य काफी कम हो जाता है। इसके अलावा इस व्यक्ति का शरीर उचिहा कबीले जैसा नहीं है, इसलिए परजीवी संक्रमण उसके लिए एक वास्तविक समस्या होगी। वह तो बस इसे यूं ही आजमा रहा था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इसे किसी ज़ोंबी या एलियन ड्रैगन पर लगाया जा सकता है। पुनर्जन्म लेने वालों को मारने से इच्छाशक्ति या कौशल का कोई अंश प्राप्त नहीं होता। इच्छाशक्ति बढ़ाने वाली एकमात्र वस्तु उनके उपकरण हैं। तो यही दोनों पक्षों के बीच सहयोग का आधार है। अगर कोई चूक होती तो वे शायद बहुत पहले ही एक दूसरे को जान से मारते हुए पागल हो गए होते। ऐसा लगता है कि दुनिया की इच्छा ने जानबूझकर उन्हें रोका है। शायद वर्तमान दुनिया और पृथ्वी जैसी मुख्य दुनिया के निवासी जो अन्वेषण के लिए गहरे अथाह सागर में उतरते हैं, उनमें समान विशेषताएं हों। ये लीजिए टिल्डर, अपनी चीजें खुद ढूंढ लीजिए। ताओ यू ने इच्छाशक्ति से युक्त वस्तुओं को लापरवाही से वापस फेंक दिया, फिर शर्माती हुई नर्तकी की ओर देखा। पहले एक बार कोशिश करके देख लेते हैं। अगर यह असफल रहा तो मैं अपने प्रयोग को असफल मानूंगा। ये सेवक अपनी इच्छा से मिशन की दुनिया नहीं चुन सकता, इसलिए मुझे नहीं पता कि मैं अपने स्वामी को फिर कब देख पाऊंगा। वू ने काफी सम्मानपूर्वक व्यवहार किया। जब उसने पहले पूछताछ की तो दूसरे पक्ष ने पृथ्वी की वर्तमान स्थिति के बारे में केवल कुछ अधूरी जानकारियों और उसके कुछ शब्दों के आधार पर ही आसानी से कुछ अनुमान लगा लिए थे। इसके साथ ही इस स्तर की ताकत को जोड़ दें तो यह वास्तव में भयावह है। मुझे ताओ यू के नृत्य की उत्पत्ति का पता नहीं है, लेकिन पृथ्वी पर होने वाले परिवर्तनों के बारे में उनके अनुमान वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। हे, समय आने पर देखेंगे। वू के सम्मानजनक रवैये के कारण ताओ यू में अहंकार नहीं जागा। यद्यपि वश में की गई आत्मा के बीज और राक्षसी साधना के बीज दोनों का उपयोग किया गया था, लेकिन इन्हें पुनर्तः दंडात्मक नियंत्रण नहीं माना गया। ये कहना मुश्किल है कि यह कितना प्रभावी होगा, लेकिन चूंकि यह महज एक सामान्य प्रयास था और इसमें कोई वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, इसलिए इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। स्प्लेट टिल्डर, उस परदेसी का जन्म हुआ। मैंने उस पर एक नज़र डाली, उसके पास शेरिंगन नहीं था। आखिरकार वह किसी काम का नहीं था। कोई बात नहीं, चलो सीधे चांद पर चलते हैं। स्टॉप। अध्याय 428 लक्ष्य चंद्रमा। हम टिल्डर नए विकास क्षेत्र के अड्डे पर एक जोरदार ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। ताओ यू ताओ शी के साथ उसे वापस अड्डे पर ले गए। हम कुछ व्यवहारिक युद्ध कौशल और अनुभव को नज़रअंदाज नहीं कर सकते, हमें किसामा और अन्य लोगों से सलाह लेनी चाहिए। ताओ यू ने ताओ शी को, जिसका चेहरा अभी भी नीला बैंगनी था, फेंकने के बाद उसे कोई अतिरिक्त दवा नहीं दी। लड़कों को और अधिक संयम की आवश्यकता होती है, जब तक वे मर नहीं जाते तब तक सब ठीक है। वह सब कुछ अपने ऊपर लेना और एक उपद्रवी बच्चे को पालना नहीं चाहता था। दरअसल इस व्यक्ति को पहले से ही ऐसा लग रहा था कि उसे अनजाने में ही मुसीबत में घसीटा जा रहा है। सुरक्षा सर्वोपरि है। अगर कुछ समझ में ना आए तो प्रश्न पूछें। किसेम और बाकी लोग एक एक करके नीचे कूद गए, क्योंकि नीचे का इलाका वास्तव में उनके जाने के लिए उपयुक्त नहीं था। अच्छा ऐसा है। ताओ शी चावल चुगती हुई मुर्गी की तरह है। कोई महिला जितनी खूबसूरत होती है, उसके झूठ बोलने की संभावना उतनी ही अधिक होती है। सावधान रहें, कहीं कोई आपका फायदा न उठा ले। मैं जा रहा हूँ। ताओ यू ने शियाओ हेई को भी नीचे फेंक दिया और किसामे से उसे उठाने में मदद करने को कहा।
फिर उसने वुड रिलीज सूट की लगाम खींची और वह अलौकिक अजगर उड़कर पांडोरा की ओर चला गया। जो भी तैयारी करनी थी सब तैयार है, लगभग काम पूरा हो गया है। कागुया अभी भी कैद है। भले ही गेदोमाज़ो को बुलाया न गया हो, उनके पास इसका इस्तेमाल करने का कोई तरीका नहीं है। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है कि विशाल टेंसीगन पहले ही आकार ले चुका है और उनका इस्तेमाल कर रहा है, इसलिए हमें अभी भी घुसपैठ पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। परग्रही ड्रैगन की पीठ पर बैठे ताओ यू की आंखों में एक चमक दिखाई दी। इसके अलावा हरकनान परिवार के अंतरिक्ष यानों की भी आवश्यकता है, क्योंकि परग्रही ड्रैगन ग्रह के वायुमंडल के बाहर उड़ नहीं सकते। अमीर महिला ने कहा कि जब तक आप करीब जाकर अपनी मानसिक ऊर्जा को केंद्रित करते हैं, दुनिया की इच्छा ही सीमा तोड़ने वाले को प्रवेश करने में मदद करेगी, लेकिन इसके लिए कुछ इच्छाशक्ति की आवश्यकता होगी। ताओ यू को बचपन में उस धनी महिला से सीखी हुई कुछ जानकारी याद आ गई। सीमा तोड़ने वाला शब्द ही स्वर्ग की यात्रा करने और एक नई दुनिया बनाने की क्षमता को दर्शाता है। हालांकि इसके लिए सबऑर्बिटल स्पेस में प्रवेश करने का एक तरीका होना आवश्यक है, जिसके बाद अपनी इच्छाशक्ति को केंद्रित करके लक्ष्य पर निशाना साधना होता है। एक बार जब आप आकाश में लटके हुए उस स्वतंत्र संसार में प्रवेश कर जाते हैं, तो अस्थायी रूप से बाहर निकलने के लिए आपको अपनी इच्छाशक्ति का इस्तेमाल करना पड़ता है, और आमतौर पर आपको जो राशि चुकानी पड़ती है वह इससे भी अधिक होती है। इसलिए हर बार जब आप किसी स्वतंत्र संसार में प्रवेश करते हैं, तो यह एक जुआ होता है। स्वतंत्र दुनिया से वास्तविक दुनिया में लौटने में भी ध्यान के साथ बहुत अधिक समय लगेगा, लेकिन चंद्रमा एक ही झटके में सब कुछ नष्ट करने पर जोर देता है, इसलिए इसमें ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए। इस समय ताओ यू की आंखों में भी आत्मविश्वास झलक रहा था। दाओ शिनसी डैमन काल्पनिक संख्या जादू संस्करण का दूसरा देवत्वीकरण, अंतर्निहित समय नियंत्रण के साथ संयुक्त और शरीर को मजबूत करने श्रृंखला के लघु कौशल के पिछले दूसरे देवत्वीकरण का सम्मिलन। अब उसकी अपनी ताकत उस धनी युवती की ताकत से कहीं अधिक है। डरने की कोई वजह नहीं है। जब तक वह व्यक्ति स्वयं ही टेंसीगन के साथ जुड़ नहीं जाता और कागुया सील को नहीं तोड़ देती, तब तक निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं है। वह अलौकिक अजगर आकाश में उड़ता हुआ घास के मैदानों और पंडोरा को पार कर गया। ताओ यू ने एक पल भी रुके बिना सामने फैले रेगिस्तानी संसार को देखा। आकाश के किनारे पर अचानक पीले रंग की एक झलक दिखाई दी, जहां हरे भरे पेड़ घनी तरह से उग रहे थे। फिर मेरी दृष्टि के दायरे में वीरान रेगिस्तानी वातावरण और भी अधिक स्पष्ट होता चला गया। आप पर विशालता और भार का एहसास छा जाता है। रेगिस्तान में कुछ विशालकाय यांत्रिक संरचनाएं धुंधली सी दिखाई दे रही हैं। पांडोरा के करीब वाले हिस्से में एक अस्थायी शिविर स्थापित किया गया है, जो इस क्षेत्र के प्रति एहतियात के तौर पर भी काम करेगा। पिछली बार फिरौती दिए जाने के बाद से हरकनान परिवार और आरडीए के बीच शांति बनी हुई है, जो आज तक कायम है, और दोनों पक्षों के बीच कुछ व्यापार भी शुरू हो गया है। पेंडोरा के प्रचुर संसाधनों का उपयोग करते हुए उन्होंने हकनाम परिवार को पानी, भोजन आदि प्रदान किया, जिसके बदले में उन्होंने हकनाम परिवार से मसाले प्राप्त किए। शांति कायम रही और अग्रणी क्षेत्र का युद्ध शुरू करने का कोई इरादा नहीं था। वहां होल्ट्समैन शील्ड अधिक प्रभावी होगी और हरकुनिन स्वयं भी अच्छी तरह से सुसज्जित है, और आरडीए के मजदूरों की तुलना में उसमें लड़ने की भावना कहीं अधिक मजबूत है। पूर्ण युद्ध से जरूरी नहीं कि अधिक लाभ प्राप्त हो। यदि जल और खाद्य आपूर्ति सुरक्षित की जा सके और मसालों के बदले उनका विश्वसनीय आदान प्रदान किया जा सके, तो ये पूरी तरह से अस्वीकार्य नहीं है। समय के साथ साथ जैसे जैसे चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी, अंततः यह इसके प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा। सिर ऊंचा रखो। ड्रैगन की दहाड़ की गर्जना ने पांडोरा पर स्थित आरडीए की अस्थायी चौकी के पहरेदारों में दमन और आतंक की भावना पैदा कर दी। हालांकि आरडीए बेस से पहले ही जानकारी प्राप्त कर लेने के कारण वे जानते थे कि ये उनके अपने ही लोग थे। जैसे ही ताओ यू ने परग्रही ड्रैगन को नियंत्रित करते हुए जमीन पर उतारा, पास की शाखाएं और पत्तियां चटकने और टूटने लगीं। अवतार प्रोजेक्ट की सदस्य सैली, जिसे ताओ यू जानता था, अपने अवतार शरीर में लताओं से फुर्ती से उनकी ओर दौड़ी। इस चौकी की रक्षा करने का उनका मुख्य उद्देश्य इस पर नावी हमलों को रोकना था। साली के प्रभाव और इस तथ्य के कारण कि चौकी केवल रेगिस्तान की निगरानी के लिए जिम्मेदार थी और उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, उस पर नावी द्वारा हमला नहीं किया गया था। श्रीमान ताओ, आप पहुंच गए हैं। हमने हरकनान परिवार के साथ बातचीत पूरी कर ली है। वे आपको उपकक्षीय अंतरिक्ष में भेजने के लिए एक अंतरिक्ष यान देने पर सहमत हो गए हैं, लेकिन उन्हें उपकक्षीय अंतरिक्ष के बारे में जानकारी साझा करने की आवश्यकता है। अगर ताओ यू इस काम को किसी और को सौंप देता, तो वह निश्चित रूप से समय बचा लेता। आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। जैसे ही ताओ यू परग्रही ड्रैगन पर उतरा और घनी लताओं पर कदम रखा, वह पांडोरा की वनस्पतियों के विशाल आकार से कुछ हद तक प्रभावित हुआ। विशेषकर वुड रिलीज तकनीक में महारत हासिल करने के बाद वह इन घनी शाखाओं और लताओं के भीतर व्याप्त प्रबल जीवन शक्ति को महसूस कर सकता था। क्योंकि परग्रही अजगर को अंधेरे में छिपाने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ताओ यू ने परग्रही अजगर को बस इतना कहा कि वह पास में ही कोई सुरक्षित जगह ढूंढे और खुद को दफना ले।
लैंडिंग के बाद मैंने उसे उड़ने दिया। आगे बढ़ो, क्या अंतरिक्ष यान तैयार है? उन्होंने दूसरी तरफ एक अंतरिक्ष यान खड़ा कर रखा है और यहाँ एक प्राकृतिक दरार है। सैली ताओ यू को आगे ले गई। ताओ यू को यह आभास हुआ कि दोनों लोगों के बीच की बाधा अपेक्षाकृत कमजोर थी। दोनों ओर, यानी दूसरी तरफ और इस तरफ, वायु संपर्क को रोकने के लिए बाधा में एक छतरी बनाई गई थी। पांडोरा की तरफ बने शेड के अंदर 2-4 मीटर ऊंचे पावर आर्मर थे, जबकि दूसरी तरफ 4 पूरी तरह से हथियारों से लैस हकनान सैनिक थे, लेकिन निंजा का कोई निशान नहीं था। जैसा कि पहले से तय था, सैली द्वारा ताओ यू को यहाँ लाने के बाद हाकानन परिवार का एक सैनिक भी आया और उसने शांत स्वर में कहा, क्या ये वही है? वे अंग्रेजी का इस्तेमाल करते थे, इसलिए संवाद काफी सहज रहा। हाँ, इस पर पहले ही सहमति बन चुकी थी। मेरे साथ आइए। उपकक्षीय परिस्थितियों के कारण यह एक पायलट रहित स्वायत्त अंतरिक्ष यान है। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप हमसे दूर से संपर्क कर सकते हैं। क्या आपको अंतरिक्ष में जाने के लिए स्पेस सूट की आवश्यकता है? अनावश्यक। ठीक है, हमारे पास जो भी जानकारी है हम उसे साझा करना चाहेंगे। हरकनान परिवार भी अंतरिक्ष की विचित्रता से भयभीत था। इस समय तक उपकक्षीय स्तर से उतरने में सक्षम सभी अंतरिक्ष यान पहले ही उतर चुके थे। वायुमंडल में प्रवेश न कर पाने वाले अंतरिक्ष यान वहीं रह गए थे और सभी कर्मी पहले ही जा चुके थे। ताओ यू का पक्ष स्थिति का जायजा लेने के लिए ऊपर जाने का जोखिम उठाने को तैयार था और वास्तव में उनकी कोई बुरी मंशा नहीं थी। कुछ अन्य लोगों को स्थिति का जायजा लेने के लिए बलि का बकरा बनाया जा रहा है और यह बहुत अच्छी बात है। हरकनान परिवार का लैंडिंग क्राफ्ट कुछ हद तक एक अनियमित गोले जैसा दिखता है और अंदर का कंट्रोल पैनल भी काफी अंधेरा है। क्योंकि ये दूरस्थ नियंत्रण द्वारा स्वचालित रूप से संचालित होता है, इसलिए ताओ यू को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। हरकनान परिवार की दुनिया ने अतीत में बुद्धिमान कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विद्रोह देखे हैं, इसलिए वे आत्मा अनुशासन को लेकर बेहद सतर्क हैं। अतः भले ही अंतरिक्ष यान को दूरस्थ नियंत्रण से चलाया जाए, उसकी बुद्धिमत्ता का स्तर बहुत कम है। हालांकि यह निश्चित था कि हरकनान परिवार किसी भी प्रकार की कपटपूर्ण रणनीति का सहारा नहीं लेगा, फिर भी ताओ यू ने अंतरिक्ष यान में प्रवेश करते समय लगातार जादुई शक्ति का उपयोग किया, जिससे उसकी छाया का एक हिस्सा केबिन के बाहर दिखाई दे रहा था। ये सुनिश्चित करें कि यदि उनके मन में वास्तव में कोई बुरे विचार हों, तो आप उस संपर्क के माध्यम से अचानक सामने आ सकें। आम लोग भी सबऑर्बिटल स्काईडाइविंग कर सकते हैं और उनकी क्षमताओं के साथ बाहरी अंतरिक्ष में आपातकालीन लैंडिंग कोई समस्या नहीं है। दूसरों से सावधान रहना हमेशा अच्छा होता है। स्टॉप अध्याय 429 एक विचित्र दुनिया। यह अत्याधुनिक तकनीक है ना? ताओ यू ने देखा कि लैंडिंग क्राफ्ट के बाहर का दृश्य लगातार ऊपर की ओर उठता जा रहा था, लेकिन अंदर लगभग कोई कंपन नहीं था, जिससे हरकानन परिवार के बारे में उसकी राय थोड़ी बदल गई। हालांकि उनकी तकनीक आरडीए जितनी उन्नत नहीं लग सकती है, लेकिन उनकी मूल तकनीक वास्तव में बहुत उच्च स्तर की है। ये लैंडिंग क्राफ्ट जेट प्रणोदन का उपयोग करके नहीं उड़ता। ऐसा लगता है कि यह होल्जमैन शील्ड के समान एक तकनीक का उपयोग करता है, जिससे एक विकृत प्रभाव पैदा होता है। संपूर्ण तकनीकी प्रणाली अत्याधुनिक होल्जमैन शील्ड के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। जैसे जैसे देखने का कोण बढ़ता गया और वे समताप मंडल में प्रवेश कर गए, ताओ यू को कुछ हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जो धीरे धीरे स्पष्ट होती गईं। वे अस्पष्ट बड़बड़ाहटें परेशान करने वाली थीं, और अगर मानसिक प्रतिरक्षा न होती तो शायद क्षरण के अन्य रूप भी होते। श्री ताओ, क्या आपको फुसफुसाहट सुनाई दी? हार्केनन परिवार के संचार अधिकारी की थोड़ी घबराहट भरी आवाज कम्युनिकेटर के माध्यम से सुनाई दी। हाँ, चिंता मत करो, हमारी मानसिक शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता कहीं अधिक है, इसलिए हम तुम्हारे जैसे नहीं होंगे। क्या इस तरह की चीजें हम पर असर डालेंगी? हमारे वर्तमान अनुभव के आधार पर ये क्षरण वास्तव में धीरे धीरे बढ़ता है और ध्वनि स्तर समय के साथ कम होता जाता है, लेकिन इसमें आमतौर पर बहुत लंबा समय लगता है। हालांकि अगर आपके जीवन में कुछ बुरा घटित होता है तो यह इस प्रक्रिया को तेज कर सकता है। ताओ यू ने अपने द्वारा एकत्रित की गई कुछ जानकारी साझा की। उन्होंने उसे अपना अंतरिक्ष यान उधार दिया, और हालांकि वह हरकनान परिवार को नापसंद करता था, फिर भी वह उचित मुआवजा चुकाएगा। बातचीत करते और अपनी भावनाओं को साझा करते हुए ताओ यू सफलतापूर्वक उपकक्षीय कक्षा में पहुंच गई। बाहर देखने पर पूरा आकाश अवास्तविक सा लग रहा था, मानो कोई पर्दा हो। यहाँ तक कि जमीन की ओर देखने पर भी अवास्तविकता का एहसास होता है, धुंधला और अस्पष्ट, मानो किसी चीज की परत से अलग हो गया हो। फुसफुसाहटें धीरे धीरे तेज होती गईं, कभी जल्दबाजी भरी, कभी कोमल, बिना किसी निश्चित क्रम के, सभी दिशाओं से आ रही थीं। हालांकि ताओ यू मानसिक रूप से इससे मुक्त था, फिर भी ये शारीरिक शोर उसे परेशान करते थे। मैं बाहर जाकर देख लेता हूँ। आपको दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है, मैं खुद बाहर जा सकता हूँ। आप अंतरिक्ष यान को वापस बुला लीजिए। जब हम वापस आएंगे तो मैं खुद उतर जाऊंगा। ताओ यू ने कम्युनिकेटर के दूसरे छोर पर मौजूद व्यक्ति से बात की और फिर बाहर रह गई छाया का उपयोग करते हुए सीधे अंतरिक्ष यान से बाहर कूद गया।
निर्वात का नकारात्मक दबाव असहज हो सकता है, लेकिन ताओ यू का शरीर जल्दी ही इसके अनुकूल हो जाता है। स्वर्ग और पृथ्वी में आदिम ऊर्जा के प्रवाह के भीतर बड़ी मात्रा में नकारात्मक ऊर्जा होती है, जिसे दाओ हृदय के दानव बीज द्वारा नकारात्मक गुण वाली राक्षसी शक्ति में परिवर्तित कर दिया जाता है और अंतर्निहित अवरोध में भर दिया जाता है। फिर वह उपकक्षीय अवस्था में रुक गया, अपना सिर घुमाकर आकाश के पर्दे में मौजूद एकमात्र कुछ खास चंद्रमा को देखने लगा और अपना ध्यान केंद्रित करने लगा। उपकक्षीय अंतरिक्ष से देखने पर चंद्रमा अपनी चमक और पर्दे जैसे प्रभाव को खो देता है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आप इसकी सतह पर मौजूद गड्ढों को सीधे देख सकते हैं, जो इसे अन्य तारों वाली पृष्ठभूमि की तुलना में कहीं अधिक यथार्थवादी बनाता है। जैसे ही मेरा ध्यान केंद्रित हुआ, मेरे आसपास की अन्य आवाजें धीरे धीरे मंद पड़ गईं और मुझे चंद्रमा से आती हुई एक अकेली फुसफुसाहट धुंधली सी सुनाई देने लगी। उन अस्पष्ट फुसफुसाहटों की तुलना में चंद्रमा से आने वाली आवाजें कहीं अधिक सरल थीं। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, मुझे मत बचाओ। ये लगभग वही कुछ अर्थ हैं जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें से लगभग 1/10वां हिस्सा मुझे मत बचाओ का है। इसके अलावा बोली जाने वाली भाषा ऐसी नहीं थी जिसे ताओ यू समझ सके, इसे पूरी तरह से इच्छाशक्ति से अनुवादित किया गया था। क्या ओत्सुत्सुकी लोगों की अपनी भाषा है? ताओ यू थोड़ा असमंजस में था। क्या कागुया भ्रष्ट होकर नष्ट हो गई थी? अगर ऐसा है तो यह वाकई थोड़ी परेशानी वाली बात है। लेकिन कागुया का इससे क्या मतलब है? क्या हमें उसे बचाना चाहिए या नहीं? हालांकि आवाज कुछ हद तक अस्पष्ट थी और यह बताना असंभव था कि यह पुरुष की आवाज है या महिला की। ताओ यू को लगा कि चंद्रमा पर केवल कागुया की स्थिति ही इस स्तर तक पहुंच सकती है। छोड़ो, वैसे भी हम उसे बचाने वाले नहीं हैं। इस स्तर के किसी व्यक्ति से निपटने का अभी बहुत जल्दी है। मुख्य बात है चुपके से घुसपैठ करना। अगर कोई खतरा हुआ तो दुनिया की इच्छाशक्ति बरकरार रहते हुए उतरते ही हम उसे हमें वापस भेजने का आदेश दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं है। जैसे जैसे ताओ यू की आध्यात्मिक शक्ति अधिक केंद्रित होती गई, उसने अंधकार में संसार की इच्छा के आशीर्वाद को भी महसूस किया और फिर लगभग 1 लाख शक्ति प्रतिज्ञाएं प्रकट हुईं। यह एक तरकीब है जो मुझे उस अमीर लड़की ने बताई थी। जब आप इसे भेजते हैं तो दुनिया की इच्छा के समाप्त होने और चले जाने से पहले आप तुरंत पीछे हटने का विकल्प चुन सकते हैं। इस तरह आपको जाने में लगने वाले समय पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी और आप तुरंत वापस आ सकते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे बार बार प्रतिज्ञाएं दोहराने की मेहनत व्यर्थ हो जाना। रास्ता मिल जाने और आत्मविश्वास होने के कारण ताओ यू को स्वाभाविक रूप से कोई चिंता नहीं थी। इस लाभ का परीक्षण करना उचित होगा। प्रवेश शुल्क 100,000 इच्छा शक्ति है। ये तो उस अमीर लड़की द्वारा बताए गए सभी शुल्कों से कहीं अधिक है, लेकिन फिर भी यह इसके लायक है। मून, मैं आ रही हूँ। अगले ही पल ताओ यू ने महसूस किया कि दुनिया की शक्ति ने उसे घेर लिया है और फिर वह चंद्रमा की ओर तेजी से बढ़ गया। ये स्पष्ट नहीं था कि यह किस प्रकार की गति से चल रहा था, क्योंकि इसमें त्वरण का कोई आभास नहीं था, लेकिन इसकी गति भयावह रूप से तेज थी। पलक झपकते ही यह चंद्रमा की सतह पर छा गया, जिससे ताओ यू को चंद्रमा पर एक प्रकार का लाल घोंसला जैसा कुछ दिखाई दिया। बस एक नज़र ही आपको आने वाले खतरे का आभास करा देती है। यह क्या है? चांद पर ऐसी चीज़ क्यों होगी? मैं अब और नहीं जाना चाहता, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ताओ यू को रीढ़ की हड्डी में सिहरन महसूस हुई और वह लगातार संदेश भेजता रहा, वर्ल्डविल के उतरते ही मुड़कर चले जाने की तैयारी में। उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो अनगिनत ठंडी आंखें उसे घूर रही हों, जिससे उसकी हड्डियां तक कांप रही हों। अगर दुनिया की इच्छाशक्ति का संरक्षण न होता तो शायद मैं पल भर में टुकड़े टुकड़े हो जाता। क्या हुआ? चांद का क्या हुआ? लेकिन फिर उन्होंने पाया कि दुनिया की इच्छा उन्हें सीधे चंद्रमा पर नहीं ले जा रही थी, बल्कि उन्हें आगे बढ़ाती जा रही थी। आसपास का तारों भरा आकाश, जो मूल रूप से एक पर्दे जैसा था, धीरे धीरे वास्तविक प्रतीत होने लगा और एक सच्चे ब्रह्मांड में परिवर्तित हो गया। चंद्रमा को पार करने के बाद ताओ यू की आंखों के सामने एक ऐसा ग्रह प्रकट हुआ जिसकी सतह पर एक पतली परत थी। क्या तो चंद्रमा सिर्फ एक माध्यम था? यही असली दुनिया है। तारों भरे आकाश की ओर पीछे मुड़कर देखते हुए ताओ यू को लगा कि यद्यपि कई ठंडी निगाहें उसे घूर रही थीं, फिर भी उसे स्पष्ट रूप से ये भी महसूस हुआ कि यह स्वतंत्र दुनिया स्वयं अत्यंत विशाल थी, मानो इसमें ब्रह्मांड समाहित हो। क्या ये नारुतो वाला चांद नहीं है? ताओ यू ने चंद्रमा पर बने लाल रंग के घोंसले की ओर पीछे मुड़कर देखा और उसे ऐसा लगा जैसे कोई मानव आकृति लाल चिपचिपे तरल पदार्थ से बनी हो और उसे देख रही हो। उसे बहुत खतरा महसूस हो रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि दुनिया की इच्छाशक्ति से यह सारा खतरा टल रहा है। फिर खटखट की आवाज आई। ऐसा प्रतीत हुआ मानो संसार की इच्छा उसे एक बाधा के पार ले गई, जिसके कारण वह नीचे की ओर गिर पड़ा। एक बार जब आप इस झिल्ली को भेद देते हैं तो खतरे की अनुभूति काफी हद तक कम हो जाती है, मानो आपको सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत मिल रही हो। बहुत ऊंचाई से देखने पर ताओ यू को लगा कि नीचे की जमीन कुछ जानी पहचानी सी लग रही है, कुछ अमेरिका की उस छवि जैसी जिसका एक बड़ा हिस्सा टूटकर अलग हो गया हो। मेल खाते हैं।
इससे पहले कि ताओ यू कुछ और सोच पाता, जमीन तेजी से बड़ी होने लगी और अविश्वसनीय गति से सिकुड़ने लगी। मानो टेलीपोर्ट होकर वे एक धुंध भरे प्राचीन शहर में प्रकट हुए। वे एक सुनसान गली में रुक गए। कुछ क्षण के संकोच के बाद ताओ यू ने तुरंत भुगतान करने और दुनिया की इच्छा का पालन करते हुए वापस लौटने का विकल्प नहीं चुना। इस संरक्षित ग्रह के अंदर रहना कहीं अधिक सुरक्षित प्रतीत होता है, मेरी यात्रा व्यर्थ तो नहीं जा सकती। जैसे जैसे पैकेज के भीतर दुनिया की इच्छाशक्ति कम होती गई, शहर की हल्की पीली धुंध में एक हल्की तीखी गंध फैल गई। लेकिन इस धुंध से भी ज्यादा गंभीर बात यह है कि दुनिया की इच्छा का संरक्षण खोने के बाद स्थानीय नियमों द्वारा किया जाने वाला क्रूर दमन। ऐसा लगता है जैसे वे मुझे, एक बाहरी व्यक्ति को, धमका रहे हैं। हालांकि अमीर लड़की ने कहा था कि स्वतंत्र दुनिया में दमन आमतौर पर अधिक होता है, लेकिन उसे इतनी तीव्रता की उम्मीद नहीं थी। क्या शारीरिक दमन भी हो सकता है? ये तो हद से ज्यादा है। ताओ यू को अपने जोड़ों में दर्द और मांसपेशियों में पीड़ा महसूस हो रही थी, मानो उसका पूरा शरीर जंग खाने लगा हो, जिससे पता चलता है कि उसका शारीरिक शरीर वर्तमान दुनिया के नियमों की ताकत के अनुरूप नहीं था। इसके अलावा वास्तविक सार का संचार अत्यंत धीमा था, जादुई शक्ति भी धीमी थी, और यहाँ तक कि मानसिक शक्ति भी उसके अपने शरीर तक ही सीमित प्रतीत होती थी। मुझे कुछ पल के लिए उस परछाई का एहसास हुआ, और वह कुछ हद तक उस अलौकिक ड्रैगन से मिलती जुलती थी, लेकिन वह पहले से ही रुक रुक कर प्रकट और गायब हो रही थी, मानो कोई बहुत बड़ी बाधा सामने आ गई हो। स्कैथर जादू को संघनित भी कर सकती है, लेकिन इससे न केवल उसकी अपनी जादुई शक्ति बहुत कम हो जाएगी, बल्कि अगर वह बाहर भी आती है तो उसकी जादुई शक्ति में दूसरी बार कमजोरी आएगी, जो नुकसान के लायक नहीं है। मैं यथार्थवादी संगमरमर को महसूस कर सकता हूँ, लेकिन इसे खोलने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई ऊर्जा को भी महसूस कर सकता हूँ। साथ ही उन अनेक कारकों को भी ध्यान में रखते हुए जिन्हें मैं वर्तमान में हर पहलू में दबा रहा हूँ, शायद मेरे पास केवल एक ही प्रहार करने की शक्ति बची है। हालांकि अंतर्निहित नियंत्रण के साथ मिलकर यह आवश्यकता पड़ने पर दुश्मन से निपटने के लिए अपनी लगभग पूरी ताकत का इस्तेमाल करने के बराबर है। ये सिर्फ यही समस्या नहीं है, बल्कि ऐसा लगता है कि इस दुनिया में कोई उच्चतर शक्ति मौजूद है। ताओ यू को विश्व इच्छा द्वारा जाने से पहले दिए गए कुछ यांत्रिक संकेतों को समझ में आ गया था। इस दुनिया से परे की शक्तियों का अत्यधिक उपयोग करने से उच्चतर शक्तियों का ध्यान आकर्षित हो सकता है। दुनिया की शक्ति पर भरोसा करना ही सबसे अच्छा है, ताकि धीरे धीरे चीज़ों को आत्मसात और एकीकृत किया जा सके। ये किस तरह की लूट खसोट वाली दुनिया है? मैंने खुद जाकर जाने की कीमत का अनुभव किया। प्रवेश करने में 100,000 का खर्च आया, लेकिन जिस रास्ते से मैं आया था उसी रास्ते से वापस जाने में 10 लाख का खर्च आएगा। यद्यपि नश्वर संसार में आना जाना निःशुल्क है, फिर भी संवाद पूरा करने के लिए कम से कम 1 घंटे के ध्यान की आवश्यकता होती है। ताओ यू ने वर्तमान दुनिया की प्रगति के साथ संवाद स्थापित करने का प्रयास किया, लेकिन ये दुनिया के टुकड़ों की तुलना में कहीं अधिक कठिन था। मैंने कम्युनिकेटर की जांच की, और वाह, यह आपको महीने में केवल एक संदेश भेजने की अनुमति देता है, और कीमत सीमित है। चाहे वह आपके प्रवेश करते समय आपने जो देखा और महसूस किया हो, या वर्तमान दुनिया का दमन और दुनिया की इच्छा के उच्च स्तरीय अस्तित्व के संकेत हों। ये सब इस बात को पूरी तरह से दर्शाता है कि ये दुनिया कितनी भयावह है। लेकिन क्या यह इस दुनिया की संभावनाओं के बारे में भी बात नहीं कर रहा है? अब जब वह इतनी दूर आ ही गया है, तो ताओ यू बिना कुछ किए प्रणाम किए और लाखों यूनिट प्रतिज्ञा शक्ति छोड़कर यूं ही नहीं जा सकता। आखिरकार अंतर्निहित समय नियंत्रण का एक बैकअप विकल्प अभी भी मौजूद है। जब उसके कंधों की मालिश की जा रही थी, जिससे लगातार चटकने की आवाज़ आ रही थी, तो ताओ यू धीरे धीरे इसकी आदी हो गई। हर पहलू में वे गंभीर रूप से सीमित हैं, और यहाँ तक कि उनकी बुनियादी शारीरिक शक्ति का भी पूरी तरह से उपयोग नहीं किया जा सकता है। हालांकि दुनिया की इच्छा द्वारा छोड़े गए संदेश के अनुसार स्थानीय शक्ति प्राप्त करने के बाद कोई व्यक्ति धीरे धीरे अपनी शक्ति को उसमें एकीकृत कर सकता है, और धीरे धीरे अधिक सामान्य उपयोग प्रभाव प्राप्त कर सकता है, ताकि उपयोग किए जाने पर उच्च प्राणियों द्वारा इसका पता न चल सके। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो प्रतिभाओं, नोबल फैंटम और शक्तियों के उपयोग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उनकी श्रेणी के कारण वे अतिरिक्त ध्यान आकर्षित कर सकते हैं, और संभवतः उनका उचित उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब जीवन बचाना आवश्यक हो। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था होने पर बुनियादी समझ ही पर्याप्त होनी चाहिए। मैंने ऊपर और चारों ओर उस गली में देखा जहां मैं था। पास की इमारतें पुराने जमाने की शैली की थीं, मानो मध्ययुगीन और आधुनिक वास्तुकला का मिश्रण हो। कोहरे में गंधक की हल्की सी महक थी, मानो अशुद्ध कोयला जलाया गया हो। शायद यह अभी भी एक ऐसी दुनिया है जिसमें ज्यादातर आम लोग ही रहते हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कोई असाधारण जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ। ताओ यू ने अपने कपड़ों पर नजर डाली, एक टैक्टिकल वेस्ट और एक छोटी जैकेट जो यहाँ कुछ अटपटी लग रही थीं। उसने कपड़े बदलने का फैसला किया। वह सोच रही थी कि क्या यहाँ पहचान के कोई तरीके हैं। स्टॉप्ड।